Just start the recording. I hope everyone can see the screen and everyone has some energy in them. किस किस के पास है एनर्जी, किस किस को स्क्रीन दिख रही है, मुझे फटाफट चैट में बता दो। पूरी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो अमेजिंग, गुड टू गो, विजिबल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो में। आज है डे 11 और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा AWS क्लाउड का पूरा सीरीज। अब कल हम लोगों ने देखा था कि क्या पर्पस है क्लाउड का, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों हम लोग क्लाउड पे जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो AWS का है वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी रीजन से, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन से सर्विसेज को एक्सेस कर पाए और चीजों को स्केल कर पाए। अगर आपको याद होगा, ऐसे कौन सी EC2 का फीचर था जो आपको अलाउ करता है कि आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे मशीन्स बना दो जिसमें सेम टाइप की चीजें। ये लो आंसर पहले आ चुका है, विच इज करेक्ट, टेम्पलेट्स एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। अगर आपको टेम्पलेट्स, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स समझ में आ जाता है तो बेसिकली आपको जो क्लाउड, द पर्पस ऑफ क्लाउड, वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है कि अगर आप खुद जाओगे किसी सर्वर पे, सर्वर के लॉग्स चेक करोगे और बोलोगे कि यहाँ पे 50% CPU यूटिलाइजेशन है, चलो एक और सर्वर अटैच कर देते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, चलो एक और कर देते हैं। ये बहुत ही मैनुअल काम है, इतना मैनुअल काम नहीं करता डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर के पास वो सारे टूल्स हैंडी होने चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजी उसको पता होनी चाहिए कि क्या यूज करके क्या आना चाहिए। सो दैट इज हाउ द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, लॉन्च टेम्पलेट एंड EC2 इज एक्चुअली यूज्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, EC2 को लॉन्च इंस्टेंस किया, SSH किया एंड जो चाहे हम लोग करते थे। बट दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग EC2। अब आज हम लोग सीखेंगे कि एक डेवऑप्स इंजीनियर को कौन सी सर्विसेज पता होनी चाहिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर डेवऑप्स। ओके, जो आपको जरूरी है कंप्यूट के हिसाब से, स्टोरेज के हिसाब से और ऑटोमेशन के हिसाब से। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का सेशन थोड़ा सा लाइट टू मीडियम हो सकता है, बहुत हैवी नहीं जाऊंगा मैं। इस सेशन से पहले आई वॉज ट्राइंग कि मैं आपको हर चीज का हैंड्स ऑन दूं, बट वो 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है। सो वॉट एवर आई विल बी गिविंग यू विल बी बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि आप खुद भी समझ जाओ और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी चीजें दिखाने वाला हूं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने AWS के कंसोल पे। आ चुके हैं हम लोग AWS के कंसोल पे नॉर्थ वर्जीनिया में, और जो हम लोग चीज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डेटाबेसेस। तो एक AWS डेवऑप्स इंजीनियर को डेटाबेसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब कोई मुझे चैट में बता सकता है क्या कि डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं? कोई मुझे बता सकता है क्या? 2 टाइप के। ओके, कौन से टाइप के होते हैं? 2। NoSQL और SQL। वेरी नाइस। ओके, सो अगर आप डेटाबेसेस की बात करो तो वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, विच इज NoSQL एंड SQL। ओके, अगर आप NoSQL और SQL का जो पेरेंट है, ओके, जो पेरेंट है उस चीज को बोलो तो वो आता है रिलेशनल। ओके, रिलेशनल, जहां पे टेबल्स एंड कॉलम्स के बारे में बात होती है। अगर आप NoSQL के पेरेंट को पूछो तो वो नॉन रिलेशनल होता है। ओके, नॉन रिलेशनल होता है जहां पे टेबल्स और कॉलम्स नहीं होती है, की और वैल्यू होती है, या फिर डॉक्यूमेंट वैल्यू। ओके, मतलब आपकी की लेट्स से है कंट्री और वैल्यू में है इंडिया, तो आपकी वैल्यू में इंडिया भी हो सकता है, आपकी वैल्यू में एक लिस्ट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आपकी वैल्यू में बहुत सारी चीजें हो सकती है।
बल्कि अगर आप रिलेशनल डेटाबेसेस की बात करें तो वो कुछ तो एक टेबल फॉर्मेट में होता है, जहां पे आपका टेबल का स्कीमा आपको बताना पड़ता है कि अगर आपकी कंट्री है तो कॉलम में होगा कंट्री, फिर लेट्स से टाउन, लेट्स से कोई आईडी और ऐसे कुछ तो, और आपकी रोज ना या उस पर कंस्ट्रेंट होता है, या तो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए या फिर उसके अंदर नल वैल्यू होनी चाहिए। तो लेट्स से मैंने कंट्री डाला इंडिया, टाउन डाला पुणे, आईडी डाली 1 और स्टेट डाला महाराष्ट्र समथिंग। सेकेंड रो में कंस्ट्रेंट हो सकता है कि कंट्री शुड नॉट बी ब्लैंक और कंट्री शुड नॉट बी नल, तो फिर यहाँ पे नल टाइप का लिख दो या फिर वो ऐसे टाइप की चीजें होती है। ये कंस्ट्रेंट नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में नहीं होते। नॉन रिलेशनल डेटाबेस में आप जो जिस हिसाब से भी आप चाहो चीजें बना सकते हो। तो बेसिकली एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे टेबल्स भी एक दूसरे से रिलेट की जाती है, ओके, टेबल्स भी, मल्टीपल टेबल्स भी एक दूसरे से रिलेट की जाती है। तो एक छोटा सा ब्रीफ अगर मैं बताऊं आपको डेटाबेसेस के बारे में, आपके पास कुछ डेटा है जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, टैबुलर फॉर्मेट में है, तो आप उसको स्टोर कर दो एक रिलेशनल डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेस विच इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो यूज करता है। इस चीज के एग्जांपल्स है पोस्टग्रेस, माईसीक्वल, एसक्यूलाइट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आया कि यूजर के लॉग्स आपको स्टोर करना है, लेट्स से यूजर की डिटेल स्टोर करनी है, यूजर का आधार कार्ड स्टोर करना है, एज इट इज फोटो भी स्टोर करनी है, टेक्स्ट भी स्टोर करना है, बहुत सारी चीजें स्टोर करनी है, दैट टाइम यू शुड बी यूजिंग NoSQL और नॉन रिलेशनल डेटाबेस लाइक MongoDB, Cassandra DB, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस कितने टाइप के होते हैं, क्या यूज केस होता है, एंड बेसिकली आप क्यों यूज कर रहे हो कौन सा डेटाबेस। अब जब बात करते हैं AWS की, AWS क्या करता है, आपको ये डेटाबेस यूज करने का एक्सेस दे देता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे देता है। अच्छा, जो ये पोस्टग्रेस होता है, MySQL होता है, ये क्या होता है? इज इट अ सर्वर, इज इट अ क्लाइंट जहां पे डेटा स्टोर होता है, वो क्या चीज होती है? इज इट अ सर्वर, या फिर वो ऐसे ही कुछ तो एक पेज होता है, या कोई S3 का बकेट होता है, क्या होता है? सो MySQL, Postgres are DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर्स, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी बोलते हैं इस चीज को। सो अगर AWS कोई सर्वर दे रहा है आपको जिसमें कुछ टाइप के MySQL, Postgres ये सब चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रही है, तो क्या लगता है AWS की कौन सी वाली चीज यूज हो रही होगी? AWS की कौन सी वाली चीज यूज हो रही होगी? कल हम लोगों ने AWS की क्या क्या चीजें पढ़ी थी? IAM पढ़ा था, EC2 पढ़ा था, हम लोगों ने फिर S3 पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी। देखो S3 में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, टेबल्स नहीं थी S3 में, ओके, S3 में टेबल्स नहीं थी। गर्वित इज करेक्ट। EC2 यूज करते हैं हम लोग, ओके, EC2 यूज करते हैं। तो ये जो AWS में डेटाबेस की सर्विसेज होती है ना, वो बैकग्राउंड में EC2 यूज करता है, बट उसको नाम अलग दे दिया गया है। उसका नाम दे दिया गया है AWS RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। रिलेशनल ये, डेटाबेस ये, सर्विसेज ये। तो बेसिकली RDS AWS की वो सर्विस रहती है जो आपको डेटाबेस के एक्शंस प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइडेड जो RDS होता है ना वो मैनेज्ड रहता है। मतलब जब भी आप RDS का इंस्टेंस लॉन्च करते हो, आप उस इंस्टेंस में जाके उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चेंज कर सकते, उसमें जाके उसके अंदर फाइल्स नहीं स्टोर कर सकते, या फिर गाने नहीं बजा सकते, उधर जाके कुछ नहीं कर सकते।
वो डेडिकेटेड फॉर योर डेटाबेस सर्वर ओनली। ओके, तो इसको बोलते हैं AWS RDS इज अ मैनेज्ड, ओके, इट्स अ मैनेज्ड डेटाबेस सर्विस। समझ में आया? किस किस को AWS RDS का एक छोटा सा ग्लिम्स आ गया? अच्छा, RDS मतलब रिलेशनल, मतलब आप RDS की जो सर्विसेज होंगे ना उसमें आप MySQL चला सकते हो, पोस्टग्रेस चला सकते हो, MariaDB चला सकते हो, अरोरा डीबी चला सकते हो। अरोरा डीबी Amazon का खुद का डेटाबेस सर्विस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है RDS लिख दो, ओके। मैनेज, देखो आगे मैनेज लिखा हुआ है। हर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज RDS, तो लोग ना स्टार्ट कर देते हैं RDS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, एंड वहां पे वो चीज गलत हो जाती है। रिलेशनल डेटाबेस सर्विस का मैनेज्ड जो फॉर्म है उसको RDS बोलते हैं। मैनेज्ड क्यों? क्योंकि एक लेयर बनी रहती है आपके EC2 इंस्टेंस के ऊपर, जो आपको अलाउ नहीं करती EC2 इंस्टेंस को चेंज करने के लिए। किस किस को समझ में आ रही है मैनेज्ड क्या होता है? तो आपकी बहुत सारी सर्विसेज ना मैनेज्ड रहती है, ओके, बहुत सारी चीजें मैनेज्ड रहती है इन योर AWS। मैनेज्ड अपाचे एयरफ्लो, मैनेज्ड अपाचे एयरफ्लो, ये क्या रहता है? एयरफ्लो नाम की एक सर्विस है, Amazon उस चीज को मैनेज कर रहा है। Amazon ही देख रहा है कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कब अपडेट करना है, उसमें कोई सिक्योरिटी देखना है नहीं, एवरीथिंग इज मैनेज्ड यूजिंग Amazon। तो RDS इज अ मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। तो आपका जो भी अपडेट होगा सब कुछ AWS मैनेज करेगा। किस किस को समझ में आया कि मैनेज्ड डेटाबेस सर्विसेज क्या होती है? ओके, अब ये आपका RDS का डैशबोर्ड है। आप चाहो तो इस सेशन के साथ साथ भी कर सकते हो। आज का सेशन वी विल बी कीपिंग वेरी वेरी लाइट, बहुत ज्यादा इंटेंसिव कुछ कल जैसे हाई लेवल नहीं जाएंगे। कल बहुत लोग के मेल्स आए थे कि भैया क्या हो रहा है वो, तो वी विल कीप इट वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी। तो आप लोग साथ में भी कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। मुझे एक EC2 इंस्टेंस के लिए डेटाबेस क्रिएट करना है बस। मुझे क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा वाला डेटाबेस चाहते हो, ओके, कौन सा वाला डेटाबेस चाहते हो। तो ये आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो फॉर योर क्लाइंट, फॉर योर टीम, किसी के लिए भी। तो लेट्स से मुझे पोस्टग्रेस का डेटाबेस चाहिए, ठीक है, पोस्टग्रेस क्रिएट करना है। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, आपके डेटाबेस में भी टाइप्स होते हैं कि आप प्रोडक्शन टाइप का डेटाबेस बनाना चाहते हो, टेस्ट या फिर डेवलपमेंट का बनाना चाहते हो, या फिर फ्री टियर का बनाना चाहते हो, ठीक है, क्या आप फ्री टियर का बनाना चाहते हो। तो जब प्रोडक्शन वाला होता है ना, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जो प्रोडक्शन वाला डेटाबेस होता है ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। जो प्रोडक्शन वाला डेटाबेस होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। इसके बारे में मैं बात करूंगा, ओके। ये एक प्रोडक्शन का RDS होता है, ठीक है, जो होता है उसके बारे में बात करूंगा, बट अभी के लिए वी विल बी यूजिंग फ्री टियर। और जब तक फ्री टियर वाला एक्चुअल में सेटअप होगा, मैं प्रोडक्शन वाले को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये फ्री टियर का एक RDS मैंने ले लिया। इसका मतलब है कि एक छोटा सा इंस्टेंस मेरे लिए हो जाएगा, जैसे T2 माइक्रो होता है ना, वैसे डेटाबेस के लिए T2 माइक्रो एलोकेट हो जाएगा मुझे। जैसे मैं फ्री टियर यूज करता हूं ना, तो ये जो चीजें रहती है ना, ये वाली चीजें ये ऑफ हो जाती है। ये सारी चीजें रहती है मल्टी एजेड, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए ही अवेलेबल रहती है। तो ये सब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज मल्टी एजेड RDS, ठीक है, वो सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब आपका डेटाबेस का नाम डाल दो आप, ये डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस के अंदर के टेबल का नाम नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस का नाम आप चलो ठीक है डेटाबेस 1 ही रखो, नो वरीज। ये जो चीजें होती ना, ये आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है क्योंकि बाद में दिखाई नहीं देती है सब चीजें। तो मास्टर यूजर नेम पोस्टग्रेस, ओके, मास्टर यूजर नेम मेरा पोस्टग्रेस है। मास्टर पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको थोड़ा सा सोच समझ के रखना पड़ता है। आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हो, बट मत करो, बेस्ट रहता है कि आप खुद से ही पासवर्ड डाल दो। तो मैं पासवर्ड कुछ तो डाल देता हूँ, POSTGRES @AWS
ओके, postgres@aws, तो ये मैंने डाल दिया है, postgres@aws, और इसको जरा देख लेते हैं। ओके, postgres@aws, क्या हो गया इसको, postgres@aws. Okay, at least 8 characters can contain slide and @sign. Okay, so postgres_aws, ठीक है। तो ये कुछ कुछ उसके कंस्ट्रेंट्स है, postgres_aws, ठीक है। मैं यहाँ पे भी चैट में भी डाल देता हूँ जिससे कि हम लोग खो ना जाए। postgres_aws, ये इसका पासवर्ड है और यूजर नेम इज postgres। ओके, अभी मैं किस टाइप का इंस्टेंस बनाना चाहता हूं, तो DB T3 माइक्रो, जो T3 माइक्रो रहता है वो बेसिकली 2 CPU के साथ आता है, 1 GB रैम के साथ आता है, फ्री आता है, ठीक है, ये फ्री टियर में आता है। और जनरल पर्पस SSD ले रहा हूं 200 GB की, एंड दैट्स ऑल, इतना ही करके। डोंट कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूटर, कनेक्ट टू एन EC2, तो इसको सबको डिफॉल्ट ही रखो। ओके, अभी के लिए इसको सबको डिफॉल्ट रखो। डिफॉल्ट VPC, ये हमारा VPC कल जो कल बनाया था वही वाला है। आफ्टर ए डेटाबेस इज क्रिएटेड यू कांट चेंज इट VPC, ये तो मतलब सकते हैं। एंड इसको मैं पब्लिकली एक्सेस रख देता हूं जिससे कि आप लोग भी एक डेटाबेस पे एक हिट मार के देख सकते हो। और VPC आपने दे दिया, सिक्योरिटी ग्रुप्स, अवेलेबिलिटी जोन, कोई प्रेफरेंस नहीं, बट आप चाहते हो किसी अवेलेबिलिटी जोन में डालना, तो नॉर्थ वर्जीनिया के लिए 6 अवेलेबिलिटी जोन है, आप किसी में भी डाल सकते हो, बट कोई प्रेफरेंस नहीं है। डेटाबेस को पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लगता है, ठीक है। मॉनिटरिंग 7 डे फ्री टियर में रहता है कि जो भी उसकी परफॉर्मेंस चल रहा है, CPU कितना ऊपर नीचे जा रहा है, वो सब। एंड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप एक इनिशियल डेटाबेस का नेम डाल सकते हो। अगर आप इनिशियल डेटाबेस का नेम डालते हो ना, तो एक डेटाबेस का बना देता है पहले से कुछ, तो चलो पोस्टग्रेस DB नाम डाल दीजिए, या फिर ट्रेन विथ शुभम DB नाम डाल देता है। ये नाम और जो सबसे टॉप पे डेटाबेस 1 ये डाला था, ये दोनों अलग है। ये डेटाबेस का इंस्टेंस का नाम है डेटाबेस 1, और ये अपना एक्चुअल डेटाबेस नाम है, ये DBS ID होगा। ऊपर वाला जो था ना वो बेसिकली इंस्टेंस का नाम था। इंस्टेंस का नाम मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरा इंस्टेंस, वो मेरा इंस्टेंस, मेरा डेटाबेस इंस्टेंस। ये क्या है, ये डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का आइडेंटिफायर है। तो ट्रेन विद शुभम डेटाबेस, ओके, ये हो गया। ये कोई इंक्रिप्शन आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो इट्स फाइन। लॉगिंग रहने करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इट्स फाइन। मेंटेनेंस, अगर आप मेंटेनेंस विंडो चूज करते हो तो आप बता सकते हो कि कौन से दिन पे आपका डेटाबेस मेंटेनेंस के लिए डाउन रहेगा। तो आप बता सकते हो कि लेट्स से आपका डेटाबेस मंडे इस टाइम के लिए आधे घंटे के लिए ऑफ रहेगा, तो आप बोल दो उस टाइम के लिए डेटाबेस सर्विसेज बंद कर देगा AWS, बट हमें वो भी नहीं चाहिए। ओके, और ये करके द Amazon फ्री टियर इज अवेलेबल फॉर यू 12 मंथ, ठीक है, ये सब चीजें, एंड क्रिएट अ डेटाबेस। यहां तक आपने जो जो लिखा था, बेस्ड ऑन दैट यू स्टार्टेड फॉलोइंग थिंग्स। अब ये जो क्रिएटिंग है ना, ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए 20 मिनट लेगा। ओके, दिस विल टेक 20 मिनट्स। ओके, 20 मिनट्स आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि प्रोडक्शन में RDS को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी RDS को जब भी प्रोडक्शन में हम लोग यूज करते हैं, तो RDS, आपको ये सब पता चल गया ना, RDS मैनेज डेटाबेस है और उसको ऑरोरा, MySQL, ये सारी चीजें सपोर्ट करता है। ओके, सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्शन का डेटाबेस यूज कर रहे हो, इसमें बहुत ही सिक्योरिटी रहती है डेटाबेस की, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग। आज ट्विटर की इतनी वैल्यू है क्यों, क्योंकि आपके ट्वीट्स उधर पड़े हुए हैं, आपके फॉलोअर्स उधर पड़े हुए हैं, आपका पूरा बायोडेटा उधर पड़ा हुआ है। लिंक्डइन का इतना क्यों है, क्योंकि पूरा डेटा पड़ा है। तो डेटाबेस ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है, हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा सेफ हो, सिक्योर हो, उसको कोई हैक ना करे, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो तुरंत दूसरा वाला आ जाए।
इस चीज को बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हाउ विल यू मैनेज डिजास्टर रिकवरी ऑफ एन AWS RDS इंस्टेंस। सबसे पहला एक ही आंसर है उसका, ऑलवेज यूज प्रोडक्शन टेम्पलेट फॉर RDS। अब प्रोडक्शन टेम्पलेट में क्या होता है, चलो देखते हैं। प्रोडक्शन टेम्पलेट में सबसे पहले तो मल्टी एजेड RDS यूज होता है। मल्टी एजेड RDS मतलब कि आपका RDS इंस्टेंस एक और अवेलेबिलिटी जोन में चुपचाप रखा रहता है, ठीक है, एक और अवेलेबिलिटी जोन में आराम से पड़ा रहता है, वो सेम आपके मास्टर जैसा ही रहता है, ठीक है। एक सिंपल भाषा में मैंने बता दिया है कि मल्टी एजेड RDS क्या होता है, ठीक है। पीयूष इज राइट, रेप्लिका। In a different availability zone, master and standby are used in case your master fails. अब ये कैसे होता है, ये आपका रीजन है, लेट्स से आप नॉर्थ वर्जीनिया में हो और ये आपका रीजन है और ये आपका VPC बना दिया है। अब VPC के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स, एक रीजन के अंदर कितने अवेलेबिलिटी जोन होता है, कोई बता सकता है? मिनिमम मिनिमम मिनिमम, शिवानी इज करेक्ट, 2। एक रीजन के अंदर मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है, जब भी आपकी डिजास्टर रिकवरी होती है तो आपके मास्टर को सपोर्ट करने के लिए एक और इंस्टेंस तो होगा ही आपके पास। सिंपल सी बात, आपका मास्टर डेटाबेस जब भी मर रहा होगा उसको बचाने के लिए एक और इंस्टेंस आपके पास होगा। वो जो इंस्टेंस है उसको आप कैसे प्रोविजन करोगे? तो मल्टी एजेड क्रिएट्स अ पैसिव स्टैंड बाय यूजर्स डिजास्टर रिकवरी। तो जब भी आप वो प्रोडक्शन वाली टेम्पलेट को चेक कर लेते हो तो आपका जो मास्टर है ना, एज इट इज एक कॉपी बना देता है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। तभी प्रोडक्शन वाले जो RDS होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, 2 टाइम्स होते हैं। एज इट इज कॉपी बना देता है। जो भी इंसर्ट, डिलीट, रीड, अपडेट, डिलीट जो भी है, जो भी मास्टर पे होता है ना, सिंक्रोनसली रेप्लिका बनता रहता है स्टैंड बाय पे, सिंक्रोनसली बनता है। अब ये एक्टिव नहीं है, ओके, ये एक्टिव नहीं है, बट उस पर रेप्लिका बना जा रहा है। मतलब जब तक मास्टर जिंदा है ना, जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगे ना मास्टर के थ्रू ही जाएंगी, ओके, मास्टर के थ्रू ही जा रही है, मास्टर में सेव हो रही है। जैसे ही सेव हो रही है वो सिंक्रोनसली स्टैंड बाय पे भी आपका रेप्लिका बनाता है। तो आपका जो भी EC2 सर्वर है, जो भी कोई है, वो आपका RDS पे राइट करता रहता है, ओके, करता रहता है एंड वो सिंक्रोनसली एक स्टैंड बाय पे रेप्लिकेट होता रहता है। लेट्स से आपका मास्टर फेल हो गया तो विद इन नो टाइम आपका जो स्टैंड बाय है वो तुरंत आ जाता है। बहुत लोग पूछेंगे स्टैंड बाय फेल हो गया तो क्या होता है? अगर आपका अवेलेबिलिटी जोन ऐसा है जिसमें दो ही, सॉरी, आपका रीजन ऐसा है जिसमें 2 ही अवेलेबिलिटी जोन है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों फेल हो गया तो आप बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो कि सिस्टम इंजीनियर जाएगा और उस चीज को ठीक करेगा। बट अगर आपका रीजन बेटर है जिसमें ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स है, वहां पे आपके ये स्टैंड बाय के भी रेप्लिकास बन सकते हैं, स्टैंड बाय के भी और रेप्लिकास बन सकते हैं, जिससे कि आपको और आसानी से तुरंत दूसरा वाला स्टैंड बाय आ जाए। मास्टर फेल हुआ, स्टैंड बाय वाला आ गया, देन स्टैंड बाय पे न्यू बनेगा। स्टैंड बाय पे न्यू कुछ नहीं बनेगा, स्टैंड बाय एज इट इज, ये देख रहे हो ना, सिंक्रोनसली रेप्लिकेशन, सिंक्रोनसली रेप्लिकेट कर रहा है, तो नया नहीं बनने वाला। बस जो आपकी रीडायरेक्शन होगी ना, वो अभी रीडायरेक्शन इधर हो जाएगी, कॉपी, एग्जैक्टली, सेंड द कॉपी। अब ये एक, हाँ, जिससे कि बेसिकली डेटा लॉस नहीं होगा और कभी भी 0 डाउन टाइम, आपका डाउन टाइम नहीं आने वाला। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, ये तो आपका हो गया, 8 मल्टी एजेड समझ में आ गया, बट ये मैं, अगर मेरा रीड ओनली डेटाबेस है, जो अगर मैं ऐसे डबल डबल बनाऊंगा और राइट कर रहा हूं, तो जो, देखो अमेजोन का एक सिंपल सा फंडा है, आप अमेजोन पे राइट करोगे ना, वो पैसा नहीं लेगा। आप अमेजोन में S3 के बकेट में आप कुछ भी डालो, पैसा नहीं लेगा। जब आप S3 से डाउनलोड कर रहे होते ना, तब वो चार्ज करता है। तो बेस्ट रहता है कि एक रीड रेप्लिका भी बना के रख लो, ठीक है, जो कि एक रीड रेप्लिका होता है। रीड रेप्लिका क्यों होता है? आपकी क्वेरीज को फास्ट रीड करने के लिए। लेट्स से आपका प्रोडक्शन का डेटाबेस है, अब इलॉन मस्क ने ट्विटर पे कुछ तो अनाउंसमेंट कर दिया और हर कोई ट्वीट किए जा रहा है, ट्वीट किए जा रहा है, ट्वीट किए जा रहा है,
और आपका मास्टर पे वो जो पढ़ने वाला है ना, रीड वाला, बहुत लोड आ गया है, बहुत सारा लोड आ गया एक ही आरडीएस इंस्टेंस पे। तो उस चीज में क्या होता है, स्केल आउट भी कर सकते हो। स्केल आउट में क्या होता है, सेम मास्टर का एक रीड रेप्लिका बन जाता है, जिसमें आप कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते हो, इंसर्ट आपका मास्टर में ही होगा, बट जो रीडिंग होगी ना वो एक रेप्लिकेटेड आरडीएस इंस्टेंस से होगी। इससे डेटा लॉस नहीं हैंडल होता, इससे आपकी क्वेरीज को प्रोसेस करने का या फिर आपको सर्व करने का टाइम रिड्यूस होता है। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा ना, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे हर कोई आके, नहीं आईआरसीटीसी नहीं, आपका शायद वो था 10th-12th का बोर्ड होता है ना, या फिर कोई भी एग्जाम होती है, उस चीज का रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं डेटाबेस पे, पोर्टल पे, और हैंग हो जाती है वेबसाइट, हैंग हो जाती है क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए, डेटाबेस ब्लॉक हो गया। वो क्या करता है, आपको बस रिजल्ट डाउनलोड ही तो करना है, आपको कुछ अपलोड तो करना नहीं है, तो एक कॉपी बना देता है जो रीड ओनली होती है, और वो एसिंक्रोनस रहती है। मतलब एसिंक बैकग्राउंड में चल रहा है, ओके, बैकग्राउंड में आप रीड भी चला दो, जिस टाइम पे मास्टर आपका खाली हो जाएगा ना, ये रीड रेप्लिका बेसिकली किसी काम का नहीं रहेगा। मास्टर भरा हुआ रहेगा, रीड रेप्लिका अपने आप आ जाएगी, भैया मेरे से रीड कर लो, मेरे पास मास्टर की कॉपी रखी हुई है। दिस इज अ रीड ओनली डेटाबेस, दैट्स करेक्ट। तो जब भी आरडीएस का रीड रेप्लिका बनता है वो रीड ओनली डेटाबेस रहता है, ठीक है। तो डिजास्टर रिकवरी, स्केलिंग आउट, ये बेसिकली दो चीजें रहती है, हाउ टू मैनेज अ प्रोडक्शन बेस्ड आरडीएस। तो ये आपको पता होना चाहिए। मल्टी एजेड आरडीएस भी आपको पता होनी चाहिए कि एक मास्टर रहता है और सेम उसी मास्टर की कॉपी एक दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रखी रहती है, दोनों पूरा चीज एक ही रीजन में होना चाहिए, दैट इज मल्टी एजेड। मल्टी एजेड की पूरी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ओके। दिस इज बैकिंग अप, मुझे मैंने बताया था ना कि ये, ओके, इट टुक अराउंड 8 minutes एंड इट इज अवेलेबल, ओके, अवेलेबल हो गया आपका। अब लेट्स ट्राई टू कनेक्ट, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस। सो आप EC2, आप लोकल से कनेक्ट करके देख सकते हो या फिर आप EC2 से कनेक्ट करके देख लो, ओके। साइड में अपने एक खोल दो पोस्टग्रेस क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट बेसिकली सर्वर को एक्सेस करता है, पोस्टग्रेस क्लाइंट उबंटू, ओके, पोस्टग्रेस क्लाइंट उबंटू इंस्टॉल। ये रहा, ओके। सो मैं बेसिकली एक अपना इंस्टेंस बना रहा हूं DB टेस्ट नाम का, छोटा सा इंस्टेंस रहेगा, ये ओके। और आपका जो डेटाबेसेस रहता है ना उसके पोर्ट्स रहता है, सो 5432 नाम रहता है पोस्टग्रेस का। कोई बता सकता है कि माई सीक्वल के पोर्ट का नाम क्या रहता है, मतलब माई सीक्वल के पोर्ट का क्या रहता है? और हाँ, आप बेसिकली आरडीएस इंस्टेंस को भी कनेक्ट कर सकते हो, हाँ करेक्ट, माई सीक्वल इज 3306 एंड पोस्टग्रेस इज 5432, ओके। आप आरडीएस इंस्टेंस इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस आपको क्वेरी करके दिखा रहा हूँ कि इनकेस आपको अगर डेटाबेस को क्वेरी करनी है तो आप इससे इंस्टेंस कनेक्ट कर लो, इट्स वेरी वेरी इजी, ओके। आप यहाँ पे जाओ, इंस्टेंस पे जाओ, एंड यहाँ पे आपका डेटाबेस 1 आ जाएगा, ओके, दैट विल बी कनेक्टेड इजीली। बट मैं आपको क्वेरी करके दिखाने वाला हूँ, ओके। ये गया, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट। We can use DB as a service, right, and no need to have VF connect. Exactly, मैं आपको अगर डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स दे दूं आप भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लाइंट इंस्टॉल करना है जो मुझे पोस्टग्रेस में कनेक्ट कराने दे।
क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इज समवन जिसको आप एक सर्वर का एड्रेस दे दो और बोल दो कनेक्ट करो, अगर सर्वर ओपन होगा तो वो कनेक्ट कर लेगा। ओके, सो apt get install postgres client। ओके, सो अभी आप देख लो postgres कनेक्ट टू डेटाबेस होस्ट। ओके, ऐसे तो रिमोटली कनेक्टिंग postgres यूजिंग psql। तो ये आपका कमांड रहता है psql-h होस्ट रिमोट पोर्ट यूजर नेम और डेटाबेस नेम। ठीक है, ये आपको देना पड़ता है। तो जाते इधर psql लिखो, चल रहा है। ठीक है, तो psql-h यहाँ पे आपको होस्ट देना पड़ेगा। अब आपको होस्ट कहां मिलेगा? RDS में जाओ, अपने डेटाबेसेस में जाओ, डेटाबेस, एंड ये जो एंड पॉइंट रहता है ना, दिस इज योर होस्ट, दिस इज योर होस्ट। तो ये जाएगा आपका होस्ट में, होस्ट। ठीक है, आपका psql होस्ट। अभी नेक्स्ट आप में क्या है? रिमोट होस्ट -p रिमोट पोर्ट यूजर नेम डेटाबेस यूजर और पासवर्ड। तो -p रिमोट पोर्ट, -p रिमोट पोर्ट जो कि है 5432। देन कम्स योर डेटाबेस यूजर और डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस यूजर था हमारा पोस्टग्रेस, डेटाबेस नेम था हमारा ट्रेन विद शुभम डीबी। तो लेट्स ट्राई दैट। डेटाबेस यूजर था हमारा पोस्टग्रेस और डेटाबेस नेम था हमारा ट्रेन विथ शुभम डीबी। ओ, -u भी डालना था क्या? पक्का? ओ, -u भी डालना था एंड प्लस आप कुछ कनेक्ट करा रहे हो तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप भी तो क्लियर होना चाहिए। क्या हो गया इसको? हाँ, समथिंग इज, पता नहीं, वो सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ हो रहा है। सो आप यहाँ पे ऐड रूल कर दो 5432 पे, सेव कर दो रूल। लेट्स ट्राई कनेक्टिंग नाउ। कुछ रह गया क्या हमारे से? लेट्स सी कि यहाँ पे कनेक्शंस आ रही है या नहीं। 0 सेशन से नहीं आ रही है। हाँ, ये देखो, ये रीड रेप्लिका के लिए होता है। चलो सेटअप EC2 कनेक्शन करके देखते हैं। वैसे हो जाना चाहिए था। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग। यू आर सेटिंग अप अ कनेक्शन बिटवीन RDS एंड ये। ओके, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप कंफर्म एंड सेटअप। सेटअप तो हो गया है, बट देन व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? इज द सर्वर रनिंग लोकली एंड एक्सेप्टिंग कनेक्शंस टू दैट सॉकेट? चल तो रहा था। वेरी वियर्ड। ओके, क्या हुआ? इट सेज नो डायरेक्टरी। आप अपने कर सकते। कैन यू रिपीट द कमांड? आई थिंक कमांड यहां से उठाई है मैंने, ये है। अरे यार, ये देखो, कमांड ही गलत था ये। चलो लेट्स ट्राई द कमांड अगेन।
होस्ट है, पासवर्ड है, डेटाबेस है, यूजर नेम है, फिर डब्ल्यू है। अरे यार कमांड ही गलत। पासवर्ड क्या था? पोस्ट ग्रेस। पासवर्ड किसी को याद है क्या? डीबी। अच्छा, पोस्टग्रेस एडब्ल्यूएस। ओ, पोस्ट ग्रेस एडब्ल्यूएस। हाँ, चल गया। थैंक्स जिसने भी पासवर्ड बता दिया, वरना हम लोग इसी में खेलते रह जाते हैं। सो बेसिकली योर पोस्टग्रेस इज कनेक्टेड विथ योर एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, और अगर आपको कनेक्ट करना है, आप ये कमांड डाल सकते हो। कोई और कनेक्ट करके देख सकता है क्या? जैसे आप कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पे थोड़ी हलचल होने लगेगी, लॉग्स एंड इवेंट्स में आके बता देगा। कहाँ गया? मॉनिटरिंग में आके आपको दिखा देगा, ये देखो इतने लोग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चीजें आने लगेंगी। तो कोई और कनेक्ट कर सकते, एक बार रिपीट कर सकते हो क्या आप? कर सकता हूं मैं। देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने एक डेटाबेस सेटअप किया पोस्टग्रेस का, फिर मैंने एक EC2 सेटअप किया, EC2 और AWS को, RDS को कनेक्ट कराया। EC2 पे मैंने PSQL या फिर पोस्टग्रेस का क्लाइंट इंस्टॉल किया, और ये जो आपके क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक कमांड डाली ना, वो बस रन की। और ये लास्ट में -W लगाना मैं भूल गया था, जिससे कि वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा था, तो वो लगा दिया एंड इट गॉट कनेक्टेड। अब आप क्या कर सकते हो, -L, इससे लिस्ट ऑल द डेटाबेसेस। ठीक है, लिस्ट ऑल द डेटाबेसेस। अब -C पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस AWS। अब मैं पोस्टग्रेस में आ चुका हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं क्रिएट टेबल टेस्ट, और फिर उसके अंदर आपको एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो आपको वो कॉलम वॉलम देना पड़ता है। सो मैं डेटाबेस क्लास नहीं बनाना चाहता इसको, बट आई होप यू ऑल गॉट अ आइडिया कि आप कैसे एक RDS इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और कहीं से भी उसको कनेक्ट करा सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अ रफ आइडिया कि RDS क्या होता है एंड हाउ टू कनेक्ट इट? जिसको नहीं आया बता सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यस, नो? RDS ये बेसिकली मैं पोस्टग्रेस दिखा रहा हूं आपको, अगर किसी को पता नहीं होगा कि पोस्टग्रेस क्या होता है। पोस्टग्रेस सिर्फ डेटाबेस। ओके, EC2 इंटीग्रेट बताओ, यूज ऑफ पोस्टग्रेस। यूज ऑफ पोस्टग्रेस टू यूज स्टोर डेटा, मैं बताता हूँ। रिपीटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको ये नहीं समझ में आया क्या? ओके ओके, ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। अरे, किसी को नहीं समझ में आया क्या? चलो ठीक है, ये समझ में आया कि ये डेटाबेस कैसे बनाया। ये जो RDS में डेटाबेस 1 पोस्टग्रेस का बनाया, पोस्टग्रेस क्या होता है? ये होता है पोस्टग्रेस। ये जो नहीं मैंने ये दिखाया था, ये टेबल रिलेशनल डेटाबेस रहता है। ठीक है, दैट इज पोस्टग्रेस। ये कैसे बनता है? ये बनता है RDS में जाके, क्रिएट डेटाबेस में जाके, फिर इस लेवल पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, EC2 इंस्टेंस पे गए। ओके, EC2 इंस्टेंस, ये इंस्टेंस को मैं डिलीट कर देता हूं, ये हटा देता हूं। ओके, रिमूव, हटा दिया। नया इंस्टेंस लेते हैं, इसका नाम कुछ तो डालते हैं, DB test1। ओके, डेटाबेस का टेस्ट। एक उबंटू का इंस्टेंस ले लेता है। एक ये की पेयर आप सबको पता है, बेसिकली मैंने एक की पेयर ले लिया है, इसमें अलाउ ट्रैफिक कर दिया है, एंड ये करके मैंने लॉन्च कर दिया है EC2 का इंस्टेंस। सिंपल सा लॉन्च कर दिया। अब जैसे आप लॉन्च करते हो, वो आपसे बोलता है कनेक्ट एन RDS डेटाबेस। आप ये कर दो, कनेक्ट एन RDS डेटाबेस। इससे क्या हो जाता है,
आप अपने इंस्टेंस में और एक आरडीएस में एक कनेक्शन बैठा देते हो। तो आप आरडीएस के इंस्टेंस पे जाओ, यहाँ पे इंस्टेंस का नाम आ जाएगा डेटाबेस 1, क्लिक कर दो, हो गया, कनेक्ट करा दो। डन, कनेक्ट हो गया। व्यू इंस्टेंसेस करा दो, आपका इंस्टेंस इज रनिंग, इनिशियलाइज्ड, ओके, एवरीथिंग डन। अब जो डेटाबेस होता है ना वो 5432 पोर्ट पे चलता है, तो आपको सिक्योरिटी पे जाना है और इनबाउंड रूल्स पे जाना है, EC2 RDS3, और यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स में एक ऐड रूल कर दो 5432। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि डेटाबेस जो है ना वो 5432 पोर्ट नंबर पे चलता है, और इसमें सेव कर दो। डन। वापस आओ EC2 पे, इंस्टेंसेस पे, एंड इसको कनेक्ट कर लो। ये आप, चलो ठीक है, मैं इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से करता हूं, SSH से नहीं करता हूं। कनेक्ट किया, अब मैं EC2 के अंदर हूं, आई एम इनसाइड द EC2 इंस्टेंस, ओके। अब मुझे इसमें पोस्टग्रेस का सर्वर एक्सेस करना है, तो मैं PSQL लिखूंगा और मुझे एरर आ जाएगा कि PSQL इज नॉट फाउंड। तो मैं क्या कर दूंगा, sudo apt install postgres client common, इस चीज को मैं इंस्टॉल कर दूंगा, जिससे कि मैं अपने सिस्टम पे पोस्टग्रेस चला पाऊं। मैं अपने आरडीएस से कनेक्ट करूंगा वो अलग बात है, बट सिर्फ पोस्टग्रेस चला पाऊं इसके लिए मैं ये कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अपने आरडीएस पे जाऊंगा। ये जो आरडीएस होता है ना, ये भी एक सर्वर होता है, इसका भी एक यूआरएल रहता है, वो यूआरएल ये रहता है, डेटाबेस 1 ये CRD ये। अब मैं अपने इंस्टेंस पे जाके PSQL, फिर वो जो कमांड थी ना मेरी ऊपर, जो मैंने अभी मैं चैट में फिर से भेजता हूं, ये चैट में मैंने फिर से भेजा, ये कमांड मैं चला दूंगा कि मैं पोस्टग्रेस, ये जो मेरा होस्ट है ना, ये इसमें पोर्ट नंबर 5432 को यूजर नेम पोस्टग्रेस और डेटाबेस ट्रेनवे शुभम को चला दो। यू मस्ट इंस्टॉल एटलीस्ट पोस्टग्रेस। अच्छा, तो कह रहा है कि ये कर दो, ठीक है। तो कह रहा था कि पोस्टग्रेस का क्लाइंट का वर्जन चाहिए, तो वो मैंने इंस्टॉल कर दिया। मैं उसके भी कमांड आपको भेज देता हूं, जिससे कि आप भी इंस्टॉल कर लो। ओके, डन। अब मैं इसमें कनेक्ट करता हूं। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड था मेरा postgres _AWS, एंटर, और मैं पोस्टग्रेस में कनेक्टेड हूं। भैया हम EC2 क्रिएट करने के बाद भी कनेक्ट कर सकते हैं या एट द टाइम ऑफ क्रिएशन? आप बाद में भी कर सकते हो, ओके, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाद में कैसे करते हो दिखाऊं? आपका EC2 में जाना है, इंस्टेंसेस में जाना है, इस पे जाना है, इंस्टेंस एक्शन पे, और आपको मॉडिफाई IAM रोल कर देना है, ठीक है, मॉडिफाई IAM रोल कर देना है। और यहाँ पे जाके आपके रोल्स जो होते हैं ना, इसमें एक नया IAM रोल बना दो। किस किस को क्लिक हो गया है कि मैं IAM रोल क्यों बना रहा हूं? किस किस को क्लिक हो गया है कि मैं IAM रोल से क्या करने वाला हूं? कौन कौन समझ चुका है? यहां पे जाके मैं बस RDS को सर्च कर लूंगा, RDS सर्विस रोल बन गया, मॉनिटरिंग रोल बन गया, क्रिएट रोल कर दूंगा EC2 के साथ, नेक्स्ट। इसमें RDS की जितनी भी चीजें है फुल एक्सेस दे दो, नेक्स्ट। रोल नेम EC2 RDS रोल, एंड ये देखो वो आपको RDS का एक्सेस दे देगा। इट्स जस्ट फॉर परमिशंस, एंड ये जाके आप उसमें अटैच कर सकते हो। रिफ्रेश कर दो, EC2 RDS रोल, अपडेट IAM, आप बाद में भी कर सकते हो। अभी किस किस को समझ में आया RDS को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है, यूज करना है? विथ प्रोडक्शन
ये प्रोडक्शन वाला भी समझ में आना चाहिए। प्रोडक्शन वाला मैं क्यों कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट चीजें बनाएगा, क्लस्टरिंग करेगा और आ जाएगा। कैन वी कनेक्ट आरडीएस फ्रॉम एनी अदर अकाउंट इन सेम रीजन? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ओके, क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैंने आरडीएस को पब्लिक रखा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पब्लिक रखा था। जब मैं ये देखो पब्लिकली एक्सेसिबल, अगर मैं पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रखता तो आपके क्वेश्चन का आंसर ना होता। आर यू गेटिंग इट? डेटाबेसेस इन AWS, किस किस को समझ में आ गया कि आप कैसे इंस्टेंसेस को कनेक्ट करोगे? गुड, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। अब ये तो आरडीएस हो गया। मल्टीपल आरडीएस है तो हाउ टू कनेक्ट टू एनी वन ऑफ देम? देखो मल्टीपल आरडीएस है ना, तो वो क्लस्टर बनता है। क्लस्टर का एक आईपी एड्रेस एक हो जाता है। बहुत सारे आरडीएस है तो आपको ना ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। एक ये रखना पड़ेगा, फिर दूसरा रखना पड़ेगा, ऐसे। जो आपका प्रोडक्शन आरडीएस होता है ना, वो कुछ तो ऐसा दिखता है। दिखाता हूं आपको। प्रोडक्शन आरडीएस रहता है ना, उसमें ये प्रोडक्शन वाली सेटिंग ट्रू रहती है, और यहां पे क्या हो गया, पोस्टग्रेस पे गया, प्रोडक्शन वाली सेटिंग ट्रू रहती है। क्रिएट्स ए, एक सेकेंड, creates a database cluster with a primary DB and two standby DB. ये creates a primary database and standby database in different availability zone. अब जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हो ना, तब कनेक्ट करने के लिए देखो क्या होता है। आपका सबसे पहले तो इंस्टेंस लार्ज हो जाएगा, M6 लार्ज, बहुत बड़ा इंस्टेंस हो जाएगा। इसके वजह से मुझे 8,000 का बिल आया था एक बार। ये हो जाता है। एंड कनेक्टिविटी ना, आपको वीपीसी संभालना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि कौन सा वाला वीपीसी करोगे, और उस वीपीसी के अंदर आपको एक आईडी देनी पड़ती है, देखो, और सबनेट देना पड़ता है, और उससे हो जाता है। ठीक है, आपको एक ही यूआरएल दे देगा, वो एक ही यूआरएल दे देगा, उसी यूआरएल पे एक्सेसिबल होगा। जस्ट दैट वो इंटरनली बहुत सारे सर्वर्स को मैनेज कर रहा होता है, तभी तो उसको मैनेज्ड आरडीएस बोला जाता है, क्योंकि वो बैकएंड में मैनेज कर रहा होता है। आपको यूआरएल एक ही मिलेगा। गेटिंग इट? आरडीएस सबको समझ में आ चुका है? वैसे ही आपका होता है डायनामो डीबी। ओके, हर किसी को आरडीएस समझ में आ चुका है ना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आरडीएस क्या होता है। चलो अभी चलते हैं डायनामो डीबी में। अब डायनामो डीबी क्या होता है? डायनामो डीबी इज इक्विवेलेंट टू योर मोंगो डीबी। ओके, काइंड ऑफ मोंगो डीबी जैसा होता है, जो एडब्ल्यूएस का खुद का होता है। ओके, एडब्ल्यूएस का खुद का रहता है, जिसमें आप, वो एक डेटाबेस ही होता है, उसके अंदर आपको बस टेबल्स बनानी है, जो डेटा डंप करना है डंप कर सकते हो। डायनामो डीबी मतलब बहुत लोग यूज करते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी। ओके, तो आपको डायनामो डीबी ऑलरेडी एक डेटाबेस रहता है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस नहीं रहती वो। अगर आपको आरडीएस आता है तो आप बहुत ऊपर पहुंच चुके हो। डायनामो डीबी इज जस्ट अ डेटाबेस जिसके अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करनी होती है। तो आपने एक टेबल क्रिएट कर दी है, डेवऑप्स 0 टू हीरो, बस ये आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया। एक की का नाम दे दिया है, जिसका नाम होगा स्टूडेंट आईडी, स्ट्रिंग नंबर, आप जो भी कर सकते हो स्ट्रिंग डाल दो। ये सॉर्ट की, आपको किसी चीज से सॉर्ट करना है तो कर सकते हो, तो डेट से कर दो, ऑफ ज्वाइन से कर दो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, या फिर क्लासेस अटेंडेंट से कर दो। क्लासेस अटेंडेंट से आप सॉर्ट कर सकते हो। अब फास्टेस्ट वे टू क्रिएट योर टेबल, यू कैन मॉडिफाई दी सेटिंग्स। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स मतलब वो अपने आप उसकी सेटिंग रहती है कि रीड कैपेसिटी 5 रीड्स, राइट कैपेसिटी 5 राइट्स, ये अपने आप उसकी रहती है। ओके, टैग्स कुछ नहीं, और क्रिएट टेबल, डन। सोचना ही नहीं ज्यादा, आपको टेबल का नाम देना है एंड डन। थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने में, आई थिंक इट माइट टेक 5 मिनट्स। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि डायनामो डीबी का प्राइमरी यूज क्या होता है। आप क्लाउड वॉच जो होता है, क्लाउड वॉच के लॉग्स में से इंपॉर्टेंट चीजें डायनामो डीबी में स्टोर कराते जाओ।
तो जनरली कीज और वैल्यूज धड़ाधड़ स्टोर हो जाती है। मैं दिखाता हूं आपको, इस पे जाओ, इंडेक्सेस पे जाओ, अभी एक्सप्लोर टेबल आइटम्स पे जाओ। अभी आपको क्या करना है, क्रिएट आइटम करो, स्टूडेंट आईडी लेट्स से 1, क्लास अटेंडेड चेतन के लिए रख लेते, क्लास चेतन ने 10 में से 7 किया है, और मैं न्यू एट्रीब्यूट डाल देता हूं जो कि है स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, डाल देते चेतन, और बस क्रिएट आइटम। देख रहे हो क्या आ गया, स्टूडेंट क्लास अटेंडेंट स्टूडेंट नेम चेतन, सारी लगा मैं, चलो ठीक है सारी लगाई, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली क्या रहता है, इट्स जस्ट अ सिंपल सा स्टोरेज कि आप बस डेटा डालते रहो, दैट इज बेसिकली डायनामोडीबी। लोग डायनामोडीबी को बहुत ही वो बना के रखते हैं कि यार डायनामोडीबी पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा, कुछ नहीं। आपको बैकअप लेना है, बैकअप पे जाओ, क्रिएट बैकअप पे जाओ, क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप, आपको जिस टेबल का बैकअप लेना है उस चीज का डाल दो, डेवऑप्स हीरो का लेना है, क्रिएट बैकअप हो गया, ये बैकअप आपका S3 में चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप होगा, कोई दिक्कत नहीं होता। दीज आर वेरी वेरी इजी सर्विसेज, RDS हो गया और डायनामोडीबी हो गया, जो आपको स्टोरेज डेटाबेसेस के लिए काम आती है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इजी। ये क्या हो गया, वी वर नॉट एबल, आई एम रोल डज नॉट हैव सफिशिएंट, अच्छा इसको मैंने सर्विस के लिए ये नहीं दिया हुआ है। वेयर इज द डायनामोडीबी कीपिंग इज टेबल डेटा, डायनामोडीबी अपना टेबल का डेटा S3 पे रखता है। ओके, सो RDS क्या करता है, RDS इज कीपिंग थिंग्स इन अ सर्वर, EC2 मैनेज सर्वर, ये नहीं, ये बेचारा S3 पे रखता है। तो इंपोर्ट फ्रॉम S3 करो, S3 URL में, तो आप यहाँ पे सैंपल डेटा फॉर डायनामोडीबी डाल दो, और सैंपल डेटा को S3 में रख दो, और वो ना अपने आप S3 से उठा लेगा। तो ये सैंपल डेटा ले लो, ओके, यहाँ पे कहीं कॉपी का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कॉपी का ऑप्शन है, इसको ना आप S3 में डाल दो। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सैंपल डेटा ले रहा हूं और उसको S3 में बस डाल दूंगा। कहाँ गया अपना यस कोड, अच्छा मतलब आई थिंक आप लोग भी कर लोगे, आई डोंट थिंक आप लोग को दिक्कत होगी ये करने में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आप ना अपना जो डेटा है ना वो S3 में आप डाल दो, ठीक है, S3 में डाल दो, डायनामोडीबी जेसन होनी चाहिए, विच मीन्स, अब अरे यार खुल नहीं रहा है तो मैं आपको दिखा देता, एप्लीकेशंस कोड, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो ये देखो, मैंने एक नई फाइल बनाई, इसके अंदर ये क्या है, ये सैंपल डेटा है जो मैंने उठाया है AWS की वेबसाइट से। AWS की वेबसाइट में Amazon DynamoDB का एक सैंपल डेटा है, ठीक है, ये मैंने उठा लिया है, और इसको मैं सेव कर देता हूं डेस्कटॉप पे, जिसका नाम डाल देता हूं प्रोडक्ट डेटा डॉट जेसन, और सेव कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट फ्रॉम S3 में ये S3 में जाऊंगा, यहाँ पे एक S3 बना देता हूं मैं, S3, ये सारी फाइल्स ना मैं आपको कोर्स में भी ऐड कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं अपना डेटा डाल दूंगा, प्रोडक्ट डेटा जेसन, जो मैंने AWS की वेबसाइट से उठाया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
दो 4 मिनट लेगा अपलोड होने में। आई डोंट नो, इतना भी नहीं लेना चाहिए। हो गया, ठीक है, 100% अपलोडेड। अब यहाँ पे जाके ब्राउज S3 करो, यहाँ पे बकेट्स आपके दिखा देगा। आई डोंट नो, आई थिंक इंटरनेट स्लो हो गया है, क्या हो गया। डेवऑप्स 0 to हीरो पे जाओ, चूज। अब नेक्स्ट, एंटर फाइल नेम, एंटर नेम फॉर टेबल, प्रोडक्ट कैटालॉग। पार्टीशन की आप देख लो, पार्टीशन की क्या है, रहने दो, आईडी से कर देते, आईडी आईडी। और ये करके नेक्स्ट, इंपोर्ट। ये इंपोर्टिंग आ रहा है, सबकी चैट का गई भैया। आरडीएस सर्विस क्लोज कर, ओ थैंक यू। पैसा लेता है भाई आरडीएस, 8,000 रुपए गए थे मेरे। बट क्लासेस अटेंड वाला डेटा जो आपने डाला था टेबल में, वो ऑटोमेटिकली S3 पे गया। ऑटोमेटिकली नहीं गया है ना, मैंने खुद अपलोड किया। अच्छा, क्लासेस अटेंड, नहीं 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 नहीं, वो उसके लिए अलग से चीज बनी होगी, वो इंटरनली रहता है। अगर मैं उसको बैकअप एक्सपोर्ट टू S3 करूंगा ना तो जाएगा। मैं एक्सपोर्ट टू S3 करता हूं, चूज अ टेबल, ये, और ये क्या हुआ, टू एक्सपोर्ट यू मस्ट पीआईडी एनेबल कर देते हैं। और यहाँ पे मैं डेवऑप्स वाले बकेट पे डाल देता हूँ ये, और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब चला गया, ये एक्सपोर्टिंग आ रहा है, और इंपोर्ट फ्रॉम S3 में ये इंपोर्टिंग आ रहा है। चेतन, अभी आपको समझ में आ रहा है कि डायनामो डीबी कैसे काम करता है? अगर नहीं डेटा S3 पे तो कहाँ सेव हुआ था? वो बेसिकली एक इंटरनल बकेट में सेव होता है, जो डायनामो डीबी की एक इंटरनल बकेट रहती है, जो हमें विजिबल नहीं होती है, वो AWS की मैनेज रहती है। अगर हमें अपने बकेट में डालना है तो वो हम लोग वैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको जितने भी हो सके ना सारे सर्विसेज बता रहा हूं, जिससे कि आप अपने हिसाब से यू कैन मैनेज थिंग्स। ओके, मीन्स वो सर्वर पर अपलोड होता है ऑटोमेटिकली, सर्वर पे नहीं होता। सर्वर के लिए आरडीएस होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट बकेट्स पे होता है। तो एक इंटरनल एडब्ल्यूएस खुद की, एडब्ल्यूएस है भाई, कितनी सारी बकेट्स रहती होगी उसके S3 में, तो खुद की अपनी बकेट में रखता है। डायनामो S3 पे होता है, EC2 पे नहीं। एग्जैक्टली यस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि काम कर रहा है बेचारा इंपोर्टिंग। तो ठीक है, आई होप आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डायनामो डीबी के बारे में समझ में आ गया है। यस, आपको डायनामो डीबी के बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया है, आरडीएस को सेटअप करना और कनेक्ट करना दोनों समझ में आ गया है। डेटाबेसेस पे आई थिंक एक डिफरेंट वीडियो होना चाहिए। डेटाबेसेस आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट। क्या हो गया, योर इंपोर्ट फेल्ड, सम वैलिडेशन चेक। अरे कुछ कुछ इसमें वैलिडेशन का कुछ गड़बड़ होगा, कुछ कॉपी वॉपी में, बट इट जनरली हैपेंस, कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर बोल रहा है कि अगर आपका इंपोर्ट फेल हुआ है तो उसका कुछ तो रीजन रहा होगा। ओके, वो आप कर सकते हो, क्लाउड वॉच लॉग्स देख सकते हो कि क्यों फेल हुआ है, बट उस डेप्थ में नहीं जाते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके होते हैं। ओके, ये क्या एरर है, ये देखो। अच्छा, क्लाउड वॉच में ऐसे आता है, अनएक्सपेक्टेड टोकन रिमाइंडर ऑफ द फाइल वाज नॉट प्रोसेस्ड। तो यहाँ पे ये जो है ना PDF, ये प्रोसेस करने गया था, जो कि गड़बड़ हो गई उसकी। तो आपका जो S3 है ना, S3 में आपको ये देखो, ये AWS डायनामो डीबी में आपका पूरा लॉग लॉग सब कुछ आ जाता है इधर। आई थिंक वो जो ये PDF और PNG ट्राई कर रहा था ना, उसमें दिक्कत हो गई उसको। ठीक है, समझ में आया ना कि एरर क्यों आया? काइंडली एक प्री रिकॉर्डेड डाल देना, DB रिलेटेड इफ रिकॉर्ड। Databases basically it's a very huge topic, at least 20 hours, at least. Databases is very very big, okay, at least 20 hours. डेटाबेस, मैं जब कॉलेज में था, DBMS वॉज अ डिफरेंट सब्जेक्ट जो हमें 6 महीने के सिलेबस में था। ओके,
DBA वही ना, वही इट्स अ बिग टॉपिक, मैं डाल दूंगा, बट अगेन इट्स अ रियली बिग टॉपिक. ओके, आई डेफिनेटली ट्राई. ठीक है, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा टू गेट दैट. डीपी आई मीन आरडीएस रिलेटेड. अच्छा, आरडीएस रिलेटेड, आरडीएस रिलेटेड में इट्स, आरडीएस इज अ डेटाबेस. अगर आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है और डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, इसके बाद ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज दैट डेटाबेस, दैट्स ऑल. उतना ही होता है. आप में से कौन कौन डेवलपर है? हाउ मेनी ऑफ यू आर डेवलपर्स? मतलब जिसने कभी भी लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट का काम किया या फिर डेटाबेस के साथ काम किया. उसमें आप जब डेटाबेस को कनेक्ट करते हो, आप क्या करते हो? एक एंड पॉइंट देते हो, पासवर्ड देते हो, यूजर नेम देते हो और पोर्ट नंबर देते हो. उसके बाद नहीं करते हो कुछ. ओके, उसके बाद कुछ नहीं करते हो. उसके बाद जो होता है दैट्स योर डेवलपमेंट वर्क. सो डेवऑप्स का काम क्या है? आपको वो डेटाबेस प्रोविजन करके देना, डेटाबेस मेक श्योर करना कि आपका, कैन यू मेक वन यूट्यूब? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग विच काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड यू आर आस्किंग. डेटाबेसेस मतलब आप हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू ज्वाइन टू टेबल्स, हाउ टू इंसर्ट, ये पूछ रहे हो क्या आप लोग? आरडीएस इज वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ, आपको माई सीक्वल अगर इंस्टॉल करना है तो बहुत सारे स्टेप्स लगाने पड़ते हैं. आरडीएस ऑलरेडी चीजें इंस्टॉल करके देता है. आपको सेटअप करना है, प्रोडक्शन पे करना है, तो आपको प्रोडक्शन मल्टी एजेड आरडीएस यूज करना पड़ेगा. दैट अलाउज स्केलिंग, डिजास्टर रिकवरी, वो सब चीजें. डेटाबेसेस इज अ डिफरेंट टॉपिक. ओके, जैसे मैं आपको डॉकर से एक जैंगो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सिखा रहा था. अब मैं जैंगो अगर पढ़ाने जाऊंगा दैट्स अ डिफरेंट डेवलपमेंट वर्क. डेटाबेस पढ़ाना चाहूंगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैं पढ़ा दूं नो डाउट, बट ये कि ये देखो, अच्छा ये स्कैन नहीं हो पाएगा क्या? एक्सपोर्ट टू S3 एक्सपोर्टिंग ही हो रहा है अभी तक. बट आप सबको डेटाबेसेस क्लियर हो गया ना रिलेटेड टू AWS? यस, नो? डेटाबेसेस टू टाइप्स, रिलेशनल, नॉन रिलेशनल. ओके, आपको प्रोविजन करना आना चाहिए, बैकअप्स लेना आना चाहिए. ये जो इंपोर्ट्स फ्रॉम S3 में फेल हुआ था ना, इसका क्यों हुआ था? क्योंकि आपका ये जो S3 का बकेट था ना, उसके अंदर कुछ तो पीडीएफ भी रखी हुई थी. ये सारी पीडीएफ रखी थी. तो आई थिंक इस पीडीएफ की वजह से इट वाज कॉजिंग सम काइंड ऑफ इशू. तो अगर मैं जाऊंगा इधर इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम S3, और S3 में जाके इसकी यूआरएल ले लो. सो दिस प्रोडक्ट डेटा जो जेसन की कॉपी S3 यूआरएल होगी और यहाँ पे जाके पटक दो. ये हो गया. एंड नेक्स्ट, प्रोडक्ट कैट टेबल, सिंपल आईडी. नेक्स्ट, ये आप क्या कर रहे हो? आप आपने एग्जैक्टली वो बता दिया कि आपको कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो ये इंपोर्ट करता रहेगा. ओके, जनरली जब डेटाबेस का जो कोड लिखते हैं डेवलपमेंट में, उसमें कनेक्शन आरडीएस से करना पड़ता होगा. प्रोडक्ट एग्जैक्टली कनेक्शन आरडीएस से करना. मैं आपको दिखाऊं क्या? कोई अपना आरडीएस इंस्टेंस ऐसे रखता नहीं है. चलो मैं आपको दिखा देता हूँ. गिटहब जैंगो ऐप. ठीक है, गिटहब जैंगो ऐप. तो एक जैंगो एप्लीकेशन दिखा देता हूँ. अभी देखो, ऑसम जैंगो कुछ तो है. ये भगवान कौन सी लैंग्वेज है? चलो, जैंगो फॉर बिगिनर्स ब्लॉग ऐप. ठीक है, ये कोई तो एक एप्लीकेशन है.
अब इस एप्लीकेशन में जो ये ब्लॉग ऐप रहता है ना, उसके सॉरी ये जो Django प्रोजेक्ट रहता है ना, इसमें एक settings.py रहती है। settings.py में आपको यहाँ पे डेटाबेसेस डालना पड़ता है, और डेटाबेसेस में आपको डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड, वो सब चीजें डालनी पड़ती है। एक डेवऑप्स इंजीनियर को बस एक डेटाबेस आरडीएस क्रिएट कर देना, उसकी एंड पॉइंट्स लेके डेवलपर को देनी होती कि हे डेवलपर, ये लो तुम्हारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, मेरा काम खत्म। अभी वो डेवलपर की हेडेक है कि वो कैसे वो डेटाबेस को चलाएगा, कैसे उसको मैनेज करेगा, वो डेवलपर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना है। गेटिंग इट? प्रांशुल, आपको याद होगा क्या कि आपने कभी ऐसा किया हुआ है, किसी डेटाबेस को कनेक्ट किया था? जनरली स्टूडेंट्स में लोकल होस्ट लगाते हैं। ओके, कॉलेज के प्रोजेक्ट में किया था, आई नो, वही होता है। एंड एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, क्लाउड पे डेटाबेस दे रहा है, जिसमें आपको ना सेटअप करना है, ना झंझट करना है, कुछ नहीं, एवरीथिंग एडब्ल्यूएस मैनेज्ड, सिंपल। चलो ये इंपोर्ट होता रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वी विल बी कवरिंग some really amazing things like ECS and ECR. ओके, ऑरोरा डीबी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, माई सीक्वल है ना, बेसिकली ओरेकल ने ले लिया है माई सीक्वल, तो वो कम्युनिटी एडिशन अगर आप चलाना चाहते हो तो इट्स फाइन, बट आपको अगर एंटरप्राइज एडिशन चाहिए तो लाइसेंस लेना पड़ता है माई सीक्वल का। AWS ऑरोरा डीबी क्या होता है, ऑरोरा डीबी माई सीक्वल का रेप्लिका बना दिया है, AWS ने खुद से ही बना दिया है, तो आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, इतना ही डिफरेंस है। किस किसने साइड बाय साइड आरडीएस का इंस्टेंस बना के अच्छा हाँ, गर्वित ने बताया था आरडीएस का इंस्टेंस बंद, आरडीएस का इंस्टेंस जैसे आपका हो जाए ना बंद कर दिया करो, क्योंकि वो आरडीएस उठा लेता है पैसे। इट्स अ मैनेज्ड सर्विस, जितनी भी मैनेज्ड एडब्ल्यूएस सर्विस होती है ना, वो पैसे उठाती है। क्यों पता है? जब भी मैनेज सर्विस होती है ना, इंटरनली कहीं से कोई चुपके से चार्जेस होते हैं, कहीं से कुछ कनेक्ट हो रहा है, कुछ कनेक्ट हो रहा है, तो उसके पैसे उठा लेते हैं लोग। तो जितने भी मैनेज सर्विस होती है उन सबको आराम से बंद कर दिया करो। शुड आई क्लोज इट, या कोई, हाँ गरीबी अलर्ट आ जाएगा, शुड आई क्लोज इट? कोई और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्या? किस किसने ट्राई किया AWS RDS या फिर डायनेमो डीबी? अपन डिलीट कर देते भैया, किया था, कनेक्शन फेल हो रहा था। ओ ऐसा क्यों? कैन नॉट क्रिएट स्नैपशॉट, अरे भैया नहीं करना अपने को, नहीं बैकअप लेना है। अच्छा, जब भी आप अपना डेटाबेस डिलीट कर रहे होगे ना, वो पूछेगा क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट, मना कर देना, स्नैपशॉट क्रिएट करेगा और EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे पटक देगा। EBS के मंथली चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड चार्जेस कितना होता है, क्या लगता है, कोई बता सकता है कि कैसे पता चलेगा कि चार्जेस कितना होता? कल बताया था मैंने, कल बताया था प्राइसिंग। तो आपको जाना है AWS प्राइसिंग पे। ओके, और जैसे मैं नॉर्थ वर्जीनिया में था, यहाँ पे जाके मैं नॉर्थ वर्जीनिया ले लूंगा, और सर्विस में मैं RDS डाल दूंगा। और RDS फॉर, जैसे मैं पोस्टग्रेस के लिए कर रहा था कॉन्फ़िगर, करेक्ट, मैं एक DB, मेरा T2 था शायद, चलो ठीक है छोटा ले लेते हैं, M1 स्मॉल ले लेते हैं, ये करके $94, $94। ये भैया एरर मैंने इनबाउंड तो एक्टिव किया था, सर्वर साइड एरर है कि क्लाइंट एंड है। आपने वो किया था क्या, क्या कहते हैं, इनबाउंड एक्टिव किया था, रोल अटैच किया था, कनेक्ट कराया था, तो नहीं होना चाहिए।
होना तो नहीं चाहिए, मेरा हो गया था कनेक्ट, तो एक बार फिर से ट्राई करना, शायद कुछ एक चीज मिस हो गई हो। तो भैया इतना इतना आएगा आपका। ओके, प्राइसिंग का कुछ भी हो तो एडब्ल्यू एस डॉट कैलकुलेटर डॉट AWS बस। फिर फेल हो गया, ये शायद इसकी की में कोई दिक्कत ही है। ओके, प्लीज यूज क्लाउड वॉच लॉग्स, तो उसमें कुछ तो इंपोर्टिंग में की में दिक्कत है। जब भी आपको इंपोर्टिंग एरर आ रहा हो ना, तो आप एक बार सिंपल सा एक छोटा फाइल बना के देख लो। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड आइटम टॉप लेवल कंटेनर रिमाइंडर ऑफ द फाइल विल नॉट बी प्रोसेस्ड। तो ये जो है ना, यहाँ पे आइटम को टॉप लेवल पे करना चाहिए था, बट पता नहीं हुआ नहीं, या मैंने कॉपी गलत किया, नॉट श्योर। बट इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो, दैट इज द सर्विस फॉर इंपोर्टिंग। ओके, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लाउड वॉच। अच्छा, जब भी आपको ऐसे एरर्स आए ना, तो आप सिंपल सा गूगल कर लो AWS डायनामो DB एक्सपेक्टेड टॉप, ये, क्योंकि एवरी एरर इज अ न्यू वन। ओके, कोई आपको एरर ऐसे रटे हुए नहीं रहेंगे, सो यू कैन आराम से गूगल। लेट्स से नहीं आया तो बस इतना रखो, जब भी आपको नहीं मिल रही चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें कम करते रहो, अपने सर्च क्वेरी में से एक एक चीजें कम करते रहो, तो उसमें आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसे जो चार्ट्स होते हैं ना, ये कुछ खास नहीं होते हैं। आप, ये रहा डायनामो टेबल बकेट, आपकी सर्विसेज ही होती है, और ये ऐसे ऐसे रहता है, नथिंग बिग। ओके, कुछ वो नहीं रहता। ओके, सो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आपको काफी मजा आने वाली है उस वाले कॉन्सेप्ट में। ये भी बंद कर देता हूँ इंस्टेंसेस रनिंग को। ओके, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, 7:30 पे वील स्टार्ट अगेन। ओके।
हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ब्रेक से आ चुके होंगे। इट्स ऑलरेडी 7:30। सब लोग हैं इधर? यस, नो? शिवानी इज हेयर, छवि इज हेयर, शाहनवाज इज ऑल्सो हेयर। 3 लोग ही है। प्रांशुल, गणेश, चेतन, प्रियंका, पीयूष। चलो बढ़िया है, काफी लोग आ चुके हैं। जितने लोग का नाम नहीं लिया गया है वो अभी ऐसे है, अभी सुनेंगे क्या? चलो, let's get started with something super duper crazy. Oh, so Sridhar, email id email id is a primary key जो चेंज नहीं होती। सही में यही कर रहे थे, क्या बात है। चलो बढ़िया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ओके, डॉकर। अब ये डॉकर जो कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी वेरी इजी। सब लोगों ने डॉकर पढ़ा। ओके, जब डॉकर पढ़ रहे थे तो डॉकर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। एक डॉकर की इमेज और एक डॉकर का कंटेनर। अब जो डॉकर की इमेज थी वो तो हम लोग बिल्ड कर देते थे और फिर रन क्या करते थे, कंटेनर को रन कर देते थे। ओके, इमेज बिल्ड करते थे, इमेजेस से कंटेनर बना देते थे। ठीक है, ये डॉकर ऐसे चलता था। अच्छा, डॉकर हब पे हम लोग इमेज भेजते थे या कंटेनर भेजते थे? डॉकर हब पे इमेज पुश होती थी या कंटेनर? एवरीवन इज करेक्ट, इमेज इज द करेक्ट आंसर। कंटेनर रन कहां पे होगा? कंटेनर रन कहां पे होता था? जब भी हम लोग इंजन पे रन होता था। इंजन बेसिकली कहां पे रहती थी आपकी? एक सर्वर पे या फिर EC2 में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे भी। करेक्ट, आप सब लोग सही डायरेक्शन में। AWS क्या कहता है? AWS कहता है कि आप अपने कंटेनर हमारे सर्वर्स पे चलाओ। AWS के सर्वर्स को क्या बोलते हैं? EC2 बोलते हैं। तो वो हमारे EC2 पे चलाओ। अब आपको EC2 पे सिर्फ एक कंटेनर ही तो चलाना है। आपको EC2 पे कंटेनर ही तो चलाना है। आपको फाइल्स एडिट नहीं करनी है, आपको फोल्डर्स क्रिएट नहीं करने हैं, आपको चीजें एक्स्ट्रा नहीं बनानी है। यस और नो? आपको तो सिर्फ एक कंटेनर रन करना है, राइट? आपको सिर्फ एक कंटेनर रन करना है। डू यू रियली नीड कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके mkdir कोई फोल्डर बनाऊं या EC2 इंस्टेंस पे जो कनेक्ट SSH कनेक्ट करते हैं, वो सब चीजों की जरूरत नहीं है। अपने को क्या है, डॉकर इमेज बनी, डॉकर इमेज का कंटेनर बना और पुश हो गया, रन हो गया। जेंकिंस वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था? डिड वी टच द EC2 इंस्टेंस एट ऑल? जेंकिंस CI/CD में नहीं। हम लोगों ने क्या किया था, जेंकिंस में कोड लाए, बिल्ड किया, डॉकर कंटेनर, डॉकर इमेज बिल्ड की और EC2 के एजेंट पे भेज दी। ना EC2 को कनेक्ट किया, कुछ नहीं, जस्ट चला गया और वहां पे रन हो रहा था। सिंपल। AWS कहता है कि आपको ये करने के लिए EC2 की जरूरत भी नहीं है। आप एक सर्विस है ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। तो आपके जो कंटेनर है ना, वो AWS मैनेज रहेंगे। जो एक रैपर बना देता है AWS, जिसका नाम होता है फारगेट। ओके, फारगेट। फारगेट ऐसी चीज रहती है जहां पे आपके कंटेनर्स रन होंगे। इसमें आपको EC2 का कोई भी जाके लॉन्च इंस्टेंसेस नहीं करना पड़ता, कोई लॉन्च टेम्पलेट नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं। आप उसको कंटेनर दो और बोल दो कि फारगेट पे चला दो, वो चला दो। आपको हेडेक नहीं है कि क्या आपको कौन सा कंटेनर मैनेज करना है, कुछ नहीं। ओके, सो दैट वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने ECS पे, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। ओके, अब इस पे चलते हैं। ओके, ये मैं प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था, दिस इज नॉट फॉर टुडे, बट ये प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था मैं। तो क्या होता है, ECS में क्लस्टर बनते हैं।
ओके, ईसीएस में क्लस्टर बनते हैं। क्लस्टर किस चीज के होते हैं? या तो आपके EC2 के छोटे छोटे क्लस्टर्स होंगे, फारगेट के छोटे छोटे क्लस्टर्स होंगे, या फिर EKS इलास्टिक कुबरनिटीज सर्विस, कुबरनिटीज के क्लस्टर होते हैं। तो जब भी आपकी ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज होते हैं ना, उसमें आपको क्लस्टर्स के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्रिएट क्लस्टर कर दो। अब आपको किस टाइप का क्लस्टर चाहिए? क्या आपको सिर्फ नेटवर्किंग वाला चाहिए? EC2 के साथ नेटवर्किंग वाला चाहिए? EC2 विंडोज के साथ नेटवर्किंग वाला चाहिए? ये EC2 लिनक्स है, EC2 विंडोज है। 3 टाइप के क्लस्टर आप बना सकते हो। एक रहता है नेटवर्किंग ओनली, मतलब इसमें जो आपका सर्वर चल रहा होगा ना बैकएंड में, वो EC2 नहीं होगा, वो होगा फारगेट होगा। फारगेट मैंने क्या बताया था, AWS का मैनेज वाला रहता है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कंटेनर रन होते हैं। आप उसको SSH करके अंदर जाके खुरापाती नहीं करना चाहोगे, EC2 में आप कर सकते हो खुरापाती, इसमें नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखो, फॉर यूज विद आइदर AWS फारगेट और विद एक्सटर्नल इंस्टेंस कैपेसिटी। ठीक है, तो आप ये वाला ले लो। ये सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट हुआ काइंड ऑफ। देखो, सर्वरलेस डज नॉट एग्जैक्टली मीन कि वहां पे सर्वर नहीं है। सर्वरलेस का ये मतलब है कि आपको मैनेज नहीं करना पड़ रहा है किसी सर्वर को। EC2 इज अ सर्वर जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। फारगेट इज बेसिकली आपका, इट्स लाइक अ, इट्स नॉट एग्जैक्टली सर्वरलेस, बट ये है कि आपको सर्विस मैनेज नहीं करना पड़ता, तो इन अ वे इट्स अ सर्वरलेस। लैम्डा इज प्रॉपर सर्वरलेस, तो लैम्डा नहीं है ये। ओके, सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप लिया आपने, नेटवर्किंग ओनली फारगेट ले लिया। क्लस्टर नेम को आपने डाल दिया माय फर्स्ट क्लस्टर, बना दिया। अगर आपको VPC बनाना है सॉरी, अगर आपको VPC बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना तो आप रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, आपका क्लस्टर क्रिएट हो गया, डिफॉल्ट VPC में एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, अब क्लस्टर को देख लो। क्लस्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं? 0 फारगेट है, 0 EC2 है, 0 एक्सटर्नल है। जब मैं एक्सटर्नल बोलता हूं, अगर आपको किसी और सर्विस को, मतलब लेट्स से GCP को भी अटैच कराना है, वो भी कर सकते हो। तो 0 फारगेट 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे टास्क डेफिनेशन पे जाता हूं। ठीक है, टास्क डेफिनेशन, जो ये टास्क डेफिनेशन है ना, ये बेसिकली आपका इमेज से कंटेनर बनाने की जो प्रोसेस होती है ना, वो रहती है टास्क डेफिनेशन। तो मैं टास्क डेफिनेशन पे जाऊंगा और मैं एक टास्क डेफिनेशन बनाना चाहूंगा फारगेट की। ठीक है, मैं एक टास्क डेफिनेशन बनाना चाहूंगा फारगेट की। अभी टास्क डेफिनेशन क्या होता है? ये मेरी इमेज है, इमेज ब्लर हो चुकी है, ये मेरी इमेज है। इमेज को मैं रन कर रहा हूं, कंटेनर बना रहा हूं और कहीं पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। टास्क डेफिनेशन वो पूरा प्रोसेस बताता है, जो प्रोसेस होता है ना, डॉकर रन -p, पोर्ट नंबर, इमेज का नाम, एंटर, वो जो पूरा प्रोसेस ऑफ डॉकर रन होता है ना, वो होता है टास्क डेफिनेशन। ओके, तो मैं फारगेट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप, अब टास्क डेफिनेशन का नेम माय फर्स्ट टास्क डेफिनेशन। ओके, टास्क रोल आप ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल, क्योंकि आपको एक टास्क मिला है कि एक कंटेनर को चलाना है, तो उसके लिए आपको रोल चाहिए होता है, तो टास्क एग्जीक्यूशन रोल ले लिया। नेटवर्क मोड, इफ यू चूज डिफॉल्ट ECS विल, ये आपने VPC डिफॉल्ट लिया हुआ था, इसलिए नेटवर्क मोड AWS का VPC, वो AWS का खुद का VPC होता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहते हो लिनक्स हो। जब भी आप डॉकर बिल्ड करते हो तो वो लिनक्स, विंडोज, अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर पे बिल्ड होती है। विंडोज सर्वर ये, तो मैं लिनक्स का ले लेता हूँ। ECS टास्क एग्जीक्यूशन, आपको टास्क में कितनी मेमोरी चाहिए? क्योंकि आप EC2 तो ले नहीं रहे हो, जैसे कि आप T2 माइक्रो, T3 मीडियम ये सब बता रहे हो। आप एक सर्वर ले रहे हो जिसको आपको मैनेज नहीं करना है। आपको पता है कि आपका जो कंटेनर है वो लेट्स से 1 GB रैम में चल जाएगा, तो 1 GB ले लो। CPU आपको लेट्स से 0.25 ले लो। तो ऐसा कुछ तो दिखता है। ये क्या है? अगर आप 1 GB रैम के लिए ले रहे हो तो आपको CPU अराउंड इतना GB रखना पड़ेगा। तो ये खुद बताया, अगर मैं इतना लूंगा तो ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, तो मैं इतना रख दूं या फिर इतना रख दूं, तो
इट इज मैनेजेबल। यही अगर EC2 में होता तो मैं पहले से बोल देता कि T2 मीडियम ले लो, T2 लार्ज ले लो, ये ऐसा सिस्टम है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कंटेनर करूंगा। ये ऐड कंटेनर क्या है, कोई मुझे बता सकता है ऐड कंटेनर क्या है? ऐड कंटेनर में जैसे मैंने अपना इमेज को बिल्ड करके डॉकर हब पे पुश किया था ना, और डॉकर हब से फिर मैं डॉकर रन और वो सब कर रहा था, तो यहाँ पे मैं ऐड कंटेनर डाल सकता हूं। अब ये जो खुला है ना, ये क्या है पता है? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली योर डॉकर रन की कमांड। ओके, ये आपका डॉकर रन की कमांड है। किस किस को समझ में आ रहा है? मैं आपको बताता हूं कैसे समझ में आएगा। कंटेनर नेम माय कंटेनर, इमेज नेम हम लोग देखते हैं ना, डॉकर रन इमेज कंटेनर नेम हाइफन हाइफन नेम, पोर्ट मैपिंग करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, तो वो है। तो इमेज में ECS फर्स्ट इमेज नेम, तो यहाँ पे एक ECS में एक फर्स्ट इमेज रहती है, सिंपल सी रहती है, कुछ तो नाम रहता है उसका। अरे डोंट, कोई भी आप इमेज ले सकते हो। मैं ढूंढ रहा हूं कोई इमेज बेसिकली। फ्रॉम वेयर विल इट टेक इमेज, मैं बताऊंगा। जैसे डॉकर हब होता है वैसे ECR रहता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, तो उस रजिस्ट्री से लेता है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ECS मैं आपको एग्जैक्टली उसका नाम बता देता हूं। इमेज टास्क फर्स्ट रन टास्क डेफिनेशन, हाँ ये रहा। करेक्ट, फर्स्ट रन टास्क डेफिनेशन, हाँ ओके, दिस इज द वन। सो आप क्लस्टर पे गए, इधर गए, क्रिएट पे गए, हाँ ओके। सो आप क्या गए, फ्रॉम वेयर विल इट टेक इमेज, मैं बताऊंगा उस पे आएंगे, बट आप सबसे पहले एक सर्विस बना लो कि एक फारगेट आप इंस्टेंस बना रहे हो लिनक्स का, जो टास्क डेफिनेशन है फर्स्ट रन टास्क डेफिनेशन नहीं बनाना। टास्क डेफिनेशन देखो आप खुद के लिए बना सकते हो, चलो मैं यहाँ पे जो बना रहा था ना खुद के लिए बना रहा था, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे एक रिपोजिटरी की URL और इमेज डालनी पड़ेगी। तो मैं ढूंढ रहा था कि AWS रिपोजिटरी पब्लिक डॉकर इमेज, मैं ढूंढ रहा था। यहां से आप डाल सकते हो कोई भी MySQL की अगर होगी, मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ कि कोई पब्लिक रिपोजिटरी मिल जाए। डॉकर ऑफिस पब्लिक इमेजेस, देखते मिल जाएगी पब्लिक रिपोजिटरी, आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो मिल गई। डेटा डॉग सर्च है क्या इधर कोई? चलो Nginx लगाते हैं, Nginx। तो ये रिपोजिटरी जैसे आप डॉकर हब पे करते हो ना, डॉकर हब तो वैसा है। ये आपने कॉपी किया, ये आपने इधर डाला, और प्राइवेट नहीं रखना है। सॉफ्ट लिमिट बेसिकली आपकी रैम की लिमिट रहती है, डिफाइन हार्ड और सॉफ्ट मेमोरी लिमिट, कि रैम की कोई लिमिट ले लो तो 128 डाल दो। पोर्ट मैपिंग जरूरत नहीं है, जितने भी एस्ट्रिक वाली चीजें है ना बस उतनी ही डालनी होती है आपको। कंटेनर का नाम दे दिया, इमेज दे दिया, और ऐड, आपका कंटेनर ऐड हो गया। कंटेनर पे ऐड करके इनेबल वॉल्यूम, अगर आप बेसिकली आपको डॉकर रन का जो कमांड रहता है ना वो थोड़ा सा UI के फॉर्म में दे दिया। अगर आपको -v वॉल्यूम अटैच करनी तो आप यहाँ पे वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। क्रिएट, क्या हो गया इसको, ओके सक्सीडेड। व्यू टास्क डेफिनेशन, अब आपकी माय फर्स्ट टास्क डेफिनेशन इज क्रिएटेड, ठीक है। टास्क डेफिनेशन क्या होता है? डॉकर का रन का जो पूरा कमांड होता है, जो इमेज को लेके आता है,
पोर्ट मैपिंग करता है, वॉल्यूम अटैच करनी है तो वो कर देता है, टास्क डेफिनेशन बन गया। अब आपको जाना है क्लस्टर्स में, माय क्लस्टर टास्क में, अरे कहाँ गया, अभी तो बनाया था ये एक्शंस रन टास्क। और आपको रन टास्क करते समय आपको ये जो रन है ना वो कहाँ आप रन करना चाहते हो, आप EC2 पे करना चाहते हो, एक्सटर्नल पे करना चाहते हो, फारगेट पे करना चाहते हो। मैं फारगेट पे करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं बताता हूँ। तो आपकी ये एक डॉकर फाइल है, ओके, डॉकर फाइल है जिसको किसी ने लिखा होगा, समवन रोट इट, जिसके अंदर कुछ कुछ लिखा है, उस चीज का एक कंटेनर बना, ठीक है, उस चीज को डिप्लॉय करना है एक सर्वर पे। अब ये छोटा सा प्रोसेस रहता है, या वहां पे डॉकर रन होता है और ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जब ये डॉकर फाइल की इमेज बन जाती है, वो इमेज पुश होती है एक रजिस्ट्री में जिसका नाम या तो डॉकर हब रहता है, ओके, डॉकर हब रहता है, या फिर ECR रहता है। ECR इज इक्विवेलेंट ऑफ Amazon का डॉकर हब, AWS का डॉकर हब इज लाइक ECR। ECR पे कोई एक इमेज पड़ी रहेगी, वो इमेज आप इधर पुल कर लोगे और इस चीज को बोलते हैं टास्क डेफिनेशन, टास्क डेफिनेशन। और यहां पे टास्क डेफिनेशन आपने बना दिया। अब बस उस टास्क डेफिनेशन को रन कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लिनक्स ले लिया, फारगेट का। आपकी टास्क डेफिनेशन माय फर्स्ट टीडी है। माय फर्स्ट टीडी में कौन सी इमेज लगी हुई है, कोई बता सकता है क्या? माय फर्स्ट टास्क डेफिनेशन में कौन सी इमेज लगी हुई है? हैंड्स ऑन पे समझ आएगा, करेक्ट, एनजिनिक्स की इमेज लगी हुई, विच इज करेक्ट। और ये करके क्लस्टर VPC आपका कोई भी एक VPC ले लो, नंबर ऑफ टास्क, एक टास्क चलाए। आप यहाँ पे 2 करोगे तो वहां पे 2 रन कर देगा, 2 कंटेनर बना देगा। 50 कर दोगे 50 कंटेनर बना देगा। सबनेट्स आपको और कई सबनेट्स में ऐड करना है तो कर सकते हो। सबनेट्स क्या होता है, एक अवेलेबिलिटी जोन में आप US ये सबनेट आईडीज रहता है। एग्जैक्टली आप जो डॉकर कर रहे थे उसका UI है ये। मैं सच बताऊं तो डॉकर इज वेरी इजी, UI में थोड़ी बहुत सारी चीजें है। फारगेट एक्सप्लेन कर दो। फारगेट काइंड ऑफ मैनेज्ड EC2 सर्विस है जिसमें आपको बस छोटा सा वर्चुअल बॉक्स वो दे देता है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डॉकर कंटेनर रन होगा। अगर आपने कुबरनेटिस पढ़ा है तो पॉड जो होता है ना वो फारगेट वैसा टाइप का रहता है, एक सर्वर रहता है जिसके अंदर सिर्फ आपके डॉकर कंटेनर्स रन होता है। okay? ये कर दिया और रन टास्क क्या हो गया, टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। लास्ट स्टेटस प्रोविजनिंग, ओके, प्रोविजनिंग। तो प्रोविजनिंग में क्या हो रहा है, आपका फारगेट इंस्टेंस बन रहा है, ओके, फारगेट बन रहा है, पेंडिंग रनिंग। तो आपका जो डॉकर कंटेनर है वो रन हो रहा है। अगर आप इस पे जाओगे और आप ये IP पे जाओगे और आप इसको रन करोगे, वेलकम टू एनजिनिक्स, मैंने कहीं पे भी कोई सर्वर नहीं कनेक्ट किया, मैंने कहीं पे भी इंजीनिक्स इंस्टॉल नहीं किया, मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया। जिसको डॉकर समझ में आया वो उसको ये ऐसे समझ में आ गया होगा तालियां। बट जिसको डॉकर नहीं समझ में आया है उसके लिए ECS और ECR इज डामाडोल। चाहो तो मैं रिपीट कर सकता हूं, इट्स वेरी इजी, बट मैं चाहता हूं कि आप समझो कि ये सच में उतना इजी है। रिपीट, ओके, बस 10 मिनट्स में रिपीट करूंगा क्योंकि 8 बजे है यूट्यूब लाइव। इफ यू हैव कुबरनेटिस देन व्हाई टू यूज फारगेट। देखो कुबरनेटिस के लिए अलग सीन है, कुबरनेटिस के लिए आपको Amazon EKS यूज करना पड़ता है। फारगेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपने टास्क डेफिनेशन बनाया, टास्क रनिंग किया, ये आपका फारगेट इंस्टेंस रन हो रहा है। आपने टास्क यहां पे गए, कहा गया, कहा रन हो रहा था, हाँ, आप यहां पे गए और आपने इस चीज को, इस टास्क को स्टॉप कर दिया या फिर डिलीट कर दिया। आपको आपका इंस्टेंस नहीं किल करना पड़ेगा,
Why to use ECS if you have Docker? अरे नहीं, डॉकर को प्रोडक्शन में नहीं यूज कर सकते, डॉकर को प्रोडक्शन में नहीं यूज कर सकते। प्रोडक्शन में यू हैव टू यूज ईदर फारगेट और कुबरनेटिस और डॉकर स्वार्म, ठीक है। चलो समझ में आ गया सबको। एक क्लस्टर बनाना है, क्लस्टर का टाइप क्या होगा, या तो EC2 होगा या AWS फारगेट होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल पे बात नहीं करते। EC2 आप करोगे तो आपको EC2 को देखना पड़ेगा कि आप EC2 को लॉन्च इंस्टेंसेस कर रहे हो, टर्मिनेट इंस्टेंसेस कर रहे हो, IAM ग्रुप अटैच कर रहे हो, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। EC2 को और ECS को अगर आपको कनेक्ट कराना तो एक IAM रोल बनाना पड़ेगा, ECS ऑल एक्सेस पॉलिसी उसको अटैच करना पड़ेगा। फारगेट क्या बोलता है कि मैं ऑलरेडी डॉकर के साथ चल रहा हूं, तो आपको EC2 को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खुद का EC2 लेके चल रहा हूं जिसमें डॉकर और आपका रोल और आपका सब कुछ मैं ही मैनेज करके चल रहा हूं, सो यू डोंट हैव टू वरी। आप बस इमेज लेके आओ, मुझे इमेज दो, पोर्ट नंबर बता दो, मैं चलता रहूंगा। Nginx ऐप लॉन्च करने के बाद क्या होता है रियल प्रोजेक्ट में? Nginx ऐप लॉन्च करने के बाद रियल प्रोजेक्ट में आपकी वेबसाइट का कोड रखा जाता है और Nginx के थ्रू राउट किया जाता है। Nginx इज अ रिवर्स प्रॉक्सी जो आपको राउटिंग के काम आती है। आप ये देखो, मैंने Nginx की पब्लिक गैलरी से आपका इमेज उठाया था ना, आप कुछ और उठा लो, आप ये उठा लो, क्या कहते हैं इसको, लिनक्स के लिए उठा लो, क्या कहते हैं उसको जिसपे मेरी वेबसाइट बनी है, वर्डप्रेस बना लो, वर्डप्रेस उठा लो, रेडिस उठा लो, कुछ भी उठा लो, इट्स वेरी वेरी इजी। बट आपको समझ में आना ये सब क्या है, ये डॉकर हब जैसा है, ECR डॉकर हब जैसा है जहां पे ये सारे इमेजेस रखी हुई है, और वो इमेजेस को मैं बस जाता हूं। ये देखो मैंने क्या किया था, इमेज पे गया, लेट्स से मुझे रेडिस इंस्टॉल करना है, तो मैं रेडिस का ये पब्लिक ये करूंगा, ECS पे जाऊंगा, न्यू टास्क बनाऊंगा, सॉरी न्यू टास्क नहीं बनाऊंगा, न्यू क्या बनाऊंगा, मुझे नया कंटेनर को अटैच करना है, डॉकर रन कमांड। डॉकर रन कमांड इज इक्विवेलेंट टू, कोई मुझे बता सकता है क्या, टास्क डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन बनाऊंगा फारगेट के साथ, नेक्स्ट स्टेप टास्क डेफिनेशन का नाम रेडिस कर दूंगा, ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो फारगेट इंस्टेंस है वो टास्क एग्जीक्यूट कर पाए। ये सब करूंगा। लिनक्स के लिए मेरा रहेगा एक थोड़ी CPU ले लूंगा इसको, अगर मैं 0.5 GB रैम दे रहा हूं तो उससे थोड़ा सा कम CPU दूंगा, ये बहुत ही ऑप्टिमाइज रहता है, ठीक है। ऐड कंटेनर पे जाऊंगा, कंटेनर का नेम रेडिस कंटेनर दे दूंगा, और इमेज में मैं क्या डालूंगा, जो मैं ECR इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री की जो इमेज थी वो डाल दूंगा। सॉफ्ट लिमिट 128 MB की डाल दूंगा, ये आप हार्ड लिमिट भी कर सकते हो। सॉफ्ट लिमिट मतलब अगर उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचा फिर भी चिल्लाएगा नहीं, हार्ड लिमिट मतलब थ्रेशोल्ड पे पहुंचा तुरंत ऑटो स्केल कर देगा वो। पोर्ट मैपिंग, रेडिस का पोर्ट आई थिंक रेडिस पोर्ट 5000 रहता है, 6379, तो रेडिस का पोर्ट रहता है 6379, तो 6379 पोर्ट नंबर हो गया मेरा। कोई अगर आपको कमांड डालना है तो आप कमांड डाल सकते हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हो, आपको अगर वॉल्यूम अटैच करनी तो आप वॉल्यूम अटैच कर सकते हो, कोई फाइल माउंट करनी तो फाइल माउंट कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहता है। कोई डॉकर का लेबल डालना है तो डाल सकते हो और ऐड कर दिया, आपका कंटेनर ऐड हो गया। ECR में अपना इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यस मैं बताऊंगा वो भी, 5 मिनट में बता सकता हूँ मैं, अगर आपको ये वाला समझ में आ जाए तो 5 मिनट में वो भी बता दूंगा। क्रिएट हो गया, सक्सीडेड, क्लाउड वॉच लॉग्स भी हो गया रेडिस के लिए। टास्क डेफिनेशन को देखा हो, ठीक है, रन टास्क कर दो, नहीं तो आप इधर चले जाओ, क्लस्टर्स में जाओ,
मेरा फर्स्ट क्लस्टर टास्क, टास्क डेफिनेशन, रेडिस, रन टास्क। मैं किस पे रन करना चाहता हूं? मैं फारगेट पे रन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे EC2 का इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, उसको डिलीट भी नहीं करना है, IAM रोल भी अटैच नहीं करना है, मुझे हल्के में काम करना है, फारगेट में जाऊंगा। AWS फारगेट इज माइग्रेटिंग सर्विस, ये सब चीजें बहुत ईजी रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा लिनक्स होना चाहिए, लेटेस्ट। ये VPC, अपना VPC ले लूंगा। सबनेट, सबनेट में क्या कर रहा हूं कि अगर लेट्स से मुझे स्केल करना पड़े तो इस सबनेट में भी चल जाए, इस सबनेट में भी चल जाए, इस अवेलेबिलिटी जोन में भी चल जाए, इस अवेलेबिलिटी जोन में भी चल जाए अगर चाहिए तो। और ये करने के बाद मैं रन टास्क कर दूंगा, डन। प्रोविजन होगा और थोड़ी देर बाद मेरा रेडिस, रेडिस क्या होता है? एक कैशे डेटाबेस होता है, कैशे रहता है, और रेडिस मेरा तैयार हो जाएगा। इट्स इजी। किस किस को अब समझ में आया है ECS? डॉकर जो आप टर्मिनल पे चला रहे थे, उसको UI पे कैसे चलाओगे? ये यस, वेरी इजी। हाँ, बहुत इजी है, आपको ट्राई करना चाहिए। इट्स वेरी इजी, अभी चल भी जाएगा रनिंग। अब आप यहां जाओगे, ये आपका RDS इंस्टेंस चल रहा होगा। आप किसी को भी RDS देना चाहते हो, आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपके डेवलपर ने बोला कि भाई मुझे एक RDS का इंस्टेंस चाहिए, IP आपके सामने है, पोर्ट आपके सामने, दे दो अपने डेवलपर को, खेलता रहेगा RDS के साथ। आपके डेवलपर को Nginx चाहिए, जाओ बैक, जाओ टास्क डेफिनेशन पे और बोलो उसको कि भैया Nginx चाहिए, ये माय फर्स्ट TD, इसके अंदर आपका Nginx पड़ा हुआ है, ये Nginx का कंटेनर चल रहा है, ले लो, दे दो उसको। डेवऑप्स आसान है या नहीं? यस, इज डेवऑप्स इजी? यस। अच्छा, अगर आपको सही में इजी लग रहा होगा तो प्लीज डेफिनेटली गिव सम फीडबैक यहाँ पे, जिससे कि मैं आपके फीडबैक को मैं ऐसे वेबसाइट पे दिखा पाऊं। ये इन लोगों ने फीडबैक दिया है, सो डेफिनेटली गिव सम फीडबैक, और ऑनेस्ट फीडबैक देना कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ हालत खराब हो रही है, कुछ, जिससे कि एटलीस्ट मुझे समझ में आ जाए। आप अच्छा कुछ डालोगे तो मैं इधर भी डाल दूंगा, अगर बुरा भी डाल दूंगा तो भी आई विल पुट हियर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं पहली बार कुछ भी समझ नहीं आता मतलब? अच्छा, और एक दो बार, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। ECR भी बता सकता हूं, बट इट्स यूट्यूब टाइम नाउ। ECR में क्या रहता है, आप खुद की रिपोजिटरीज डाल सकते हो, मतलब खुद की ये जो रहती है ना, जैसे मैंने टू डू ऐप डाला था अभी, तो क्रिएट अ रिपोजिटरी कर लो, पब्लिक प्राइवेट आपको जैसी भी चाहिए, और इसका रिपोजिटरी का नाम डाल दो, लेट्स से रिएक्ट टू डू ऐप, ओके। और लिनक्स की रहेगी ये, बस क्रिएट अ रिपोजिटरी। जैसे ही आप रिएक्ट टू डू ऐप को क्रिएट करने जाओगे ना, यहाँ पे आएगा व्यू पुश कमांड्स, पुश कमांड्स देख लो, और ये सारे कमांड आपको कहाँ डालने हैं, कहाँ चलाने हैं, ये सारे कमांड्स कोई मुझे बताएगा कहाँ चलाना है? ये सारे कमांड्स कहाँ चलाना है? डॉकर बिल्ड, डॉकर टैग, डॉकर पुश, डॉकर पुश किस, नहीं फारगेट पे नहीं चलाना है, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं बताता हूं, ये आपको चलाने आपके लोकल में, आपके लोकल में, ये आपका लोकल है, ठीक है, ये आपका लोकल है, ठीक है, ये आपका लोकल है, जहां पे आपने, ये किस किस को याद है रिएक्ट जैंगो डेमो ऐप, किस किस को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? किस किस को याद है रिएक्ट जैंगो डेमो ऐप? इसमें क्या था, आपकी डॉकर फाइल थी, ये कमांड कॉपी करो, यहां से कमांड कॉपी करो, और अपने लोकल में बस कमांड्स को पेस्ट करते रहो। कमांड कॉपी किया और लोकल में कमांड को बस पेस्ट करते रहो,
हाँ, AWS CLI डालने पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये डाल दिया। डॉकर बिल्ड, आपके पास डॉकर फाइल है, डॉकर बिल्ड कर दो, ठीक है। डॉकर बिल्ड कर दिया, डॉकर बिल्ड हो गया, यस यस डालते रहो, आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने लॉग इन किया, मैंने डॉकर बिल्ड किया, मैंने डॉकर को टैग किया, किस पे टैग किया, पब्लिक ECR AWS React to do app latest, मैंने टैग किया, टैग हो गया। डॉकर पुश ऐप लेटेस्ट, मैंने डॉकर पुश कर दिया। ये कहां पे पुश हो रहा है, प्रिपेयरिंग कहां पे पुश हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? देवी प्रसाद एकदम करेक्ट, ECR पे पुश हो रहा है, ECR पे। एक बार पुश हो जाएगा फिर क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? एक बार अगर पुश हो जाए तो मैं उस इमेज को किस में चलाऊंगा, उस इमेज को मैं किस में चलाऊंगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? Fargate ECS, bang on, absolutely correct। समझ में आया? इट्स ऑल कनेक्टेड, जस्ट दैट AWS ने क्लाउड प्लेटफॉर्म दे दिया कनेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? बूम, खत्म, आज का सेशन खत्म। आज काफी AWS के दिमाग में घुस गए, बट ओ भाई नोटिफिकेशन आ गया ना, ओके 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 ओके, आई नो आई नो आई नो आई नो। ओके चलो, लेट्स गो यूट्यूब। अच्छा, किस किस को समझ में आया, जिंदगी सफल हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बफरिंग बफरिंग, इंस्टेंस बंद कर दो। अबे यार, अभी अभी 8 बज गया, यूट्यूब का टाइम हो गया। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, बट उससे पहले यू ऑल हैव टू ज्वाइन द, किस किस को नोटिफिकेशन आया कि देयर इज अ लाइव स्ट्रीम हैपनिंग, बना हुआ है? किस किस को नोटिफिकेशन आया 30 मिनट्स पहले? अच्छा, आई होप आप सबको आज का सेशन समझ में आया होगा। मुझे थोड़ा सा फास्ट फास्ट करना पड़ा बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट आई होप कि आप लोग उधर भी ज्वाइन करो। सो आई होप एंजॉय कर रहे हो दिस डेवऑप्स कोर्स, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड उससे पहले इन द लाइव सेशन। सो दोस्तों, मिलते हैं फटाक से। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2, 1, बाय।